तो आत्मवंदन आप सभी को। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल द गोल्डन लाइट एरा पर। और आज का जो सेशन है, मुझे लगता है कि मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो चैनल था, ये शुरू हुआ था सिर्फ एक ध्यान कराने के उद्देश्य से, पर आज का जो सेशन है ना, ये बताएगा कि ये किस तरह से हमारे इस चैनल को यूनिवर्स ने किस लेवल पे ये लेके जा रहा है और कैसे ये चैनल एक आत्म जागृति का कारण बन रहा है। तो जो आज का टॉपिक है वो है बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड है, और उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में रचना मैम मौजूद हैं। और अगर मैं रचना मैम के बारे में बात करूं तो मैम दिल्ली गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में जॉब कर चुकी हैं। और जिस तरह से उन्होंने, जब कोविड काल आया और वैक्सीन लगाने पर जो एक फोर्स किया गया था, तो किस तरह से मैम ने उसका विरोध करके और एक साहसिक कदम उठाया अगेंस्ट गवर्नमेंट। और ना सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट, बल्कि मैं कहूंगी कि ना वहाँ की लोकल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि हमारी जो मुख्य गवर्नमेंट है उस तक भी उन्होंने, और जो उनके संघर्ष की कहानी रही, तो जिस तरह से मैम ने खुद संघर्ष करके और अवेयरनेस के साथ में रहकर उन चीजों का विरोध किया है, तो जो उनका संघर्ष रहा है आज मैं हमारे साथ में साझा करेंगे और हम लोगों को भी अवेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है रचना मैम को इंट्रोड्यूस कराते हुए। सो मैम आइए, और हम चाहेंगे कि आप अपनी ही जुबान से अपनी सारी कहानी बताएं, जिससे हम लोगों को और क्लैरिटी से और क्लैरिफाई होके सारी चीजें हम तक पहुंच सके। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करूँ वीडियो तो काम चल जाएगा क्या? चलेगा मैम, चलेगा। नो नो, चलेगा नो वंडर, यस क्योंकि मैम। बट जी। वैसे हाँ मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ तो बस एक कुछ 5-7 सेकंड के लिए बस ऑन करके ऑफ कर दें, ताकि सब लोग एक बार आपको देख लें। हाँ, मैंने अभी किया था, मैं फिर कर देती हूँ। या प्लीज। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। या तो ओके। ये जो बात आपने बताई यही थी कि शुरू से ही मेरे को दोनों बातों का शौक था। स्पिरिचुअलिटी का भी बचपन से था। कभी मंदिर वगैरह में या कहीं गलती से भी ध्यान वाला काम हो रहा होता था आस पड़ोस में, तो मेरा बहुत गहरा ध्यान लगता था और उससे बाहर आने का मन ही नहीं होता था। तो मुझे भी नहीं पता था वो क्या चीज है, बट मुझे बहुत लुभाती थी कि किसी दूसरी दुनिया में एंटर हो जाओ और वापस ही ना आओ इस दुनिया में। और गलत के खिलाफ बोलने की और लड़ने की भी आदत शुरू से रही थी। कई बार तो मुझे इसके लिए बहुत सुनना भी पड़ता था कि तुम ही अकेली बोलती हो, तुम्हें क्यों परेशानी होती है और किसी को नहीं होती। तो वो चीज थी। तो बल्हारा जी जो है, मिस्टर देवेंद्र बल्हारा, वो कुछ साल से मैं उनको फेसबुक फ्रेंड थे मेरे। वो टीचिंग लाइन में थे, मैं भी एजुकेशन से जुड़ी थी, वो भी। और वो एजुकेशन में क्रांति लाने की सोच रहे थे। उसका अपना प्लान तैयार कर रहे थे पूरा का पूरा, कि ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, जैसे प्रवीण जी भी बोलते हैं। और इत्तेफाक है कि दोनों की बातें एकदम मैच करती हैं। वो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बल्हारा जी और प्रवीण जी, उसी सबको बोलते हैं कि ये सिस्टम क्रैश होने वाला है और बिल्कुल नया सिस्टम आएगा। या अर्थ अगर 5D में जाएगी तो कैसे होगा मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैंने पिछले साल, ये थी मेरी लड़ाई। और एक फ्रस्ट्रेशन मुझे हमेशा रहती थी सिस्टम के अंदर रह के, कि जो चीजें जैसे होनी चाहिए वो वैसे नहीं है। मजबूरी में फैमिली चलाने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए हम काम तो कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे मन में बहुत पहले से था। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरे मन में पहले से था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी और अपनी पसंद की जिंदगी जीऊंगी। जो मुझे एक्सप्लोर करना है, कुछ मुझे सर्च करना है, वो क्या चीज है वो मुझे नहीं पता था। तो फिर मुझे उन्होंने खुद से ही मौका दे दिया। कि ये आया जब कोविड का एक एक तरह से मैंडेट आया, तो हमें लगा ये तो बहुत ही गलत बात है। इतनी सारी बीमारियां आज तक हुई हैं, गवर्नमेंट को कभी किसी की चिंता नहीं हुई, ना कैंसर की हुई, ना भिखारियों की हुई, ना मजदूरों की हुई जो पैदल चल के पैरों में छाले लेके जा रहे थे। हमारी ही इतनी चिंता कोविड के बारे में क्यों हो गई कि वैक्सीन ठोकने के लिए बिल्कुल ही आमदा हो रखे हैं। इसी बात ने सबसे पहले डाउट क्रिएट किया था मेरे दिमाग में। फिर अब जैसी चीजें हम ढूंढते हैं, यूनिवर्स वैसी चीजें हमारे नजदीक ला देता है अपने आप ही। तो बहुत सारी स्टडीज और कई लोगों के
बहुत दावे इस तरह से मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि ये सब फेक है और हम इसे प्रूव कर सकते हैं, तो धीरे धीरे और ट्रस्ट बढ़ता चला गया। फिर ये हुआ कि मैंडेट आया कि 15 अक्टूबर 2020 के बाद या 21 के बाद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दिल्ली सरकार की तरफ से आया था। तो मुझे और भी शौक लगा, फिर मेरा शक पक्का होता चला गया कि कुछ तो दाल में काला है जो इतना ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। तो फिर नहीं लिया मैंने। मेरे स्कूल में शुरू में 2-3 टीचर्स थे जो इसी पक्ष में थे कि नहीं लेना है, और उनके फैमिली वाले जो पार्लियामेंट में काम करते थे, तो उनको अंदर की कुछ खबरें थी कि ये गड़बड़ है मामला। तो मुझे अच्छा लगा कि 2-3 लोग हैं साथ में। पर जैसे जैसे प्रेशर ऊपर से बढ़ता चला गया, उन दोनों तीनों ने सर्टिफिकेट बनवा के दे दिए बिना वैक्सीन लगवाए। और उन्होंने मेरे को, प्रिंसिपल्स ने भी कई बार बोला कि तुम बेकार में पंगे ले रही हो, ये तो बहुत आसान है, वैक्सीन वो बन जाएगा सर्टिफिकेट। तो मैंने नहीं माना। तो क्योंकि एक ना, मैंने पहले से प्लान नहीं किया था कि मेरी लड़ाई इतनी आगे तक चली जाएगी, ये अपने आप होता चला गया। नहीं तो अगर मैं सर्टिफिकेट दे देती तो काम वहीं पे खत्म हो जाता। बट अंदर से ही एक आवाज आ रही थी कि नहीं, मुझे और आगे देखना है कि क्या होता है। तो फिर एक पॉइंट वो आया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे उन्होंने नोटिस दे दिया सैलरी रुकेगी। छोटी दिवाली का दिन था वो, 2022 की बात थी। और उस लेटर को देख के मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कई महीनों से मैं जो स्ट्रेस से जूझ रही थी कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी, उस दिन मैं एकदम टूट गई। मुझे लगा कि मैं खुद को खत्म कर लूं। और ऐसा फेज 2 बार आया था उस दौरान कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल अकेली थी, और सभी ये कह रहे थे कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। बट फिर मुझे लगा कि जब यहाँ तक खींचा है तो देखते हैं और आगे किस्मत में क्या लिखा है। केस किया, फिर जीत गए। उसमें कोर्ट ने बोला कि 1 महीने के अंदर इसको इसकी सैलरी दी जाए, इसको रिज्वाइन कराया जाए, बट उन्होंने नहीं कराया डिपार्टमेंट में। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया, अब अफरा तफरी मच गई वहां पे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि केस कर दूंगी और फैसला मेरे पक्ष में आएगा। अब किसी को भी नहीं पता था ये ऑर्डर कहाँ से आया है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि कबाल्स की तरफ से आया है। बट सामने आके कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि वो उनके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रिंसिपल ने एजुकेशन ऑफिसर्स पे डाला, उन्होंने अपने हायर पे डाला, उन्होंने अपने, तो करते 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 जो हाईएस्ट पोजीशन होती है एजुकेशन मिनिस्टर से नीचे होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वहां तक बात पहुंची। तो उसने भी सीधा ये जवाब दे दिया कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है दिल्ली में, तो ये वहां से आया है, आप उनसे बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसको बात की मैंने, उसको पूरा सारे अपने प्रूफ लगा के दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कि मैंडेटरी नहीं था, और अपने केस के भी। और ये भी बोला कि अब तुम सबको जेल होगी, तैयार रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मेंटली हरास कर रहे हो और मेरे फंडामेंटल राइट को रोक रहे हो। तो एकदम से तब वहां पे थोड़ी हलचल मची, उन्होंने तुरंत बोला कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है ज्वाइन कराओ, इसकी सैलरी दो। ये हुआ, फिर वो ज्वाइन हो गया। और इस बीच में जितने महीनों का गैप आया था, तब तक मैं और ज्यादा फॉलो कर रही थी कि क्या प्रोसेस है, ये मामला क्या है। तो तब तक मैंने मन में ठान लिया था कि अब तो इस खेल को मैं उजागर करके ही रहूंगी। फिर रिजाइन कर दिया जब ये सब हुआ, मेरी सैलरी मिल गई, सब हो गया, मैंने पिछले साल सितंबर में रिजाइन कर दिया। और तब से फुल टाइम में मिस्टर बल्हारा के साथ ये कर रही थी काम, अवेयरनेस का। दिल्ली में हम वो कहते हैं कि जो जहाँ रहता है वो उसी स्टेट में करो, तो दिल्ली एनसीआर में मैं काम कर रही थी। और कुछ महीनों पहले प्रवीण जी की वीडियोस को फॉलो करना शुरू किया, तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी, उनके साथ हारमोनी एक वो होने लगी, रेजोनेट करने लगी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो वो भी जानते थे कि मिस्टर बल्हारा क्या काम कर रहे हैं, रचना क्या काम कर रही है, तो वो भी अपने कई बार ग्रेट अवेकनिंग के ग्रुप में लिखते थे कि इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, इन दोनों को। तो ये था, तो ये अभी तक जर्नी। अब अभी तक हम अवेकनिंग दूसरी तरह से कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे उसमें क्या बदलाव आया स्टाइल में, जब से ये सेशन करके आए हैं हम, हरिद्वार वाला रिट्रीट, कि अब मैंने लोगों को समझाना शुरू किया अपनी टीम को कि हम खुद रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, और इस एक टूल को हम यूज कर रहे हैं रियलिटी क्रिएट करने के लिए। और सरकार से भी जब वो करते हैं, तंग करते हैं, कोई पंगे लेते हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम फाइट करते हैं। दोनों रास्तों पे अब हम चल रहे हैं। मैम शायद आप म्यूट में चले गए। हाँ, मेरी बात खत्म हो गई। ओके। यस मैम। ओके अब मैम। पिताजी, इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वारीज हैं, जैसे लोन, और रचना जी आपने बताया था लोन, लोन से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए। और 1 रुपए का नोट ही वैलिड है, ये आपने बताया था कि पहले के जो शाहूकार थे वो
सोना रख के, और 1 रुपए का जो वो नोट बाद में निकला उसके ऊपर वो क्या एक बेसिक सा नोट बना के देते थे, वो सारा थोड़ा सा डिटेल में बताइए प्लीज। हाँ फिर जी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हाँ, वो ये है कि शुरू में लगभग ये 1650 की बात है कि जब लोग अपना गोल्ड वगैरह जो है चोरी होने से बचने के लिए साहूकारों के पास रख देते थे। तो साहूकारों के पास जब रख देते थे तो वो बदले में कुछ ना कुछ रिसीट तो देनी होती है कि हमारे पास इतनी कीमती चीज रखी है। तो वो नोट लिख के देते थे। नोट मतलब कि लिख के देना, जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि तुम नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ। तो वो नोट लिख के देते थे कि इतने सोना चांदी इसने मेरे पास जमा कराया, या मैं धारक को 100 रुपए 100 तोला चांदी अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, ये शुरुआत हुई थी वहां से। तो उसके बाद अ, जब लोग वापस आते थे अपना लेने के लिए सोना चांदी, तो वो दे देते थे। तो लोगों को ये बात पता चल गई कि ये बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी हम जाएंगे इनके पास लेने, ये हमें हमारी संपत्ति दे देंगे और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वो भरोसा धीरे धीरे डेवलप होने लगा, वो ट्रस्ट उनके ऊपर, साहूकारों के ऊपर, सुनारों के ऊपर। तो उन्होंने आगे से फिर क्या हुआ, मार्केट में वो जो नोट लिख के देते थे कि मैं इसको इतना चांदी या इतना सोना अदा करने का वचन देता हूँ, यही भाषा होती थी जो आज के नोट पे होती है। तो उन्होंने उसी चीज को, उसी पर्ची को मार्केट में चलाना शुरू कर दिया, और मार्केट में भी वो चीज चलने लग गई, क्योंकि सबको पता चल गया कि हाँ ये चीज वैलिड है, ये कोई झूठी मूठी में नहीं है, इस पे मोहर लगी हुई है, ये सब बात है। तो लोगों ने सोचा हम क्यों इतनी कीमती चीज को बैंक से निकलवाए, वो साहूकारों से ले, सुनार से ले, वहीं पे सेफ है, हम तो इसी, हमारा काम इसी से चल रहा है। लेकिन इधर क्या बदमाशी की साहूकारों ने, जब उन्होंने देखा कि लोग वापस नहीं लेने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से ही उसी उन्हीं लोगों के सोने चांदी को फर्दर आगे दूसरों को लोन पे देना शुरू कर दिया, बिना असली मालिक से पूछे। तो इस तरह से ये गड़बड़ी होना शुरू हुई। धीरे 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 आगे ये बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट होती चली गई, और जो 1 रुपए का नोट है वो भारत की सरकार द्वारा छापा जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे सारे जो नोट हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। और रिजर्व बैंक का जो नोट है वो सिर्फ एक रसीद होता है कि मैं देने का वचन अदा करता हूँ, वो उसकी वैल्यू नहीं होती। और हमारे संविधान में लिखा है कि 1 रुपए की आज की डेट में जो वैल्यू है, आज की डेट में क्या, कभी भी संविधान में लिखा है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है सोने की, तो उस हिसाब से ये बात चेंज हो जाती है कि वैल्यू कितनी है। तो 1 रुपए की जो नोट, 1 रुपए की जो कीमत है भारत की मुद्रा की, वो 777 मिलीग्राम सोना है, यानी कि 0.777 ग्राम सोना। तो जितनी भी आज की डेट में है, चाहे 4500 रुपए है या 5000 है, वो आज के रुपए की वैल्यू है, जो कि लोगों को नहीं पता है। और बैंक कर्ज देते टाइम भी फ्रॉड करता है। जो ये कर्ज देता है वो पैसा बैंक में होता ही नहीं है, वो ये सिर्फ हवा में छाप रहा है। जिस तरह से सुनारों ने ये बदमाशी शुरू की कि रखे हुए को आगे किया, जैसे जैसे इन्होंने देखा कि लोग पूछते नहीं है, सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई वापस नहीं लेने आता है, इन्होंने अपने आप ही अपना अधिकार बना लिया कि हवा में छापने लगे। अब ये सिर्फ आपके अकाउंट में डिजिट्स को ट्रांसफर करते हैं, वो कोई नोट नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो डिजिट्स होती हैं। आपने मान लिया 10 लाख का लोन लिया, तो वो बैंक आपको शो, आपके उसमें शो कर देता है कि 10 लाख की डिजिट्स आई। और वो कहाँ से आई, वो नोट है कि नहीं है, वो क्या है, कुछ किसी को नहीं पता। तो हमारी टीम, हमारे एक साथी हैं जो 20 साल से इस पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे बहुत डीप, और वो ज्वेलर थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इसका खुलासा किया, इस टीम का, सुभाष चंद्र बोस की टीम बनी थी, उनकी करेंसी भी बनी थी, और वो करेंसी अभी 12 देशों में मान्य है। सुभाष चंद्र बोस ने इस खेल को एक्सपोज किया था, और कई लोगों ने भी किया था। तो वो उसी टीम से जुड़े हुए थे जो हमारे साथी हैं, जिनका मैं बता रही हूँ ज्वेलर है। तो वो, जब उन्हें पता चला तो वो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने आरटीआईज लगाई, बहुत सारी आरबीआई में लगाई, और इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगाई, और आर्काइव्स में जा जाके देश भर से उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, उनको स्टडी किया, और उनको पाया कि ये तो बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जनता के साथ। और ऐसा ही बयान किसी दूसरे देश के वित्त मंत्री ने भी दिया था कि लोगों को जिस दिन बैंक की असलियत समझ में आ जाएगी, उस दिन दुनिया भर में क्रांति आ जाएगी, जिस दिन लोगों को फ्रॉड पता चल जाएगा। तो ये पता चला कि सारे ही नोट जो है वो नकली हैं, वो सिर्फ नोट हैं। दूसरी बात, सरकार अपनी मर्जी से डिवैल्यूट नहीं कर सकती है, जो कि संविधान में लिखा है, और वो सरकार कर रही है। और उस नकली नोटों को यूज करना, उसको चलाना, उसको रखना, सारे ही अपराध हैं, जिनके चलते जो हमारी टीम जो है जेएसएम की, जनता सरकार मोर्चा, वो बहुत जल्दी इनको जेल पहुंचाने वाली है। और अभी हमारी टीम ने क्या काम किया, लोगों को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने बोला कि हम सारे देश के किसानों का लोन जो है चुकता करेंगे।
माफ नहीं करेंगे। कुछ टीम्स ऐसा काम भी कर रही हैं, ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि हम माफ करेंगे, लेकिन हम माफी वाफी की कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया। हम लोगों को ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम चुकता करेंगे, और उसी वैल्यू के आधार पे चुकता करेंगे। कि जैसे किसी ने 1 लाख रुपया लिया हुआ है, और 1 रुपए की कीमत जो भी है, मान लिया, जो उस दिन मैंने रिट्रीट में बताई थी, कैलकुलेट करके देखी थी, तो 4600 के करीब 1 रुपया था। तो 1 लाख इस तरह से बहुत ही कम पड़ रहा था। उस दिन 21 रुपए के आसपास कुछ ऐसे आ रहा था, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उस तरह से चुकता करने की बात करते हैं। तो हमारी टीम क्या करती है, लॉयर्स की टीम हमारे साथ बनी हुई है। तो जो भी बंदे का लोन होता है, चाहे वो गाड़ी पे हो, एजुकेशन लोन हो, मकान पे हो, किसी पे भी हो, तो वो हम उनसे 2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। एक तो लोन वाली स्टेटमेंट की पीडीएफ दे दीजिए व्हाट्सएप पे हमें, दूसरा अपने बैंक अकाउंट की पीडीएफ बना के दे दीजिए जिससे लोन हो जा रहा है। उसके बाद लॉयर्स की टीम हमारी कुछ क्वेश्चनियर तैयार करती है, वो आपके बैंक को भेजती है, बैंक से जवाब मांगती है। बैंक उसके बाद जवाब भी नहीं देते हैं, और उसके बाद आपके पास कॉल आना भी बंद हो जाता है। हमने ये करीब 8-10 महीने से एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया, इधर हमको कॉन्फिडेंस आया, सफलता मिली। अगला स्टेप हमने क्या किया कि हमारे साथियों ने एक नए लोन लेके देखा कि नए वाले लोन लेके देखते हैं। और ये सेकंड स्टेप था। वहां पे उन्होंने गाड़ियां खरीदी, इनोवा ली, बाइक्स ली, 5 लाख का लोन लिया। साढ़े उसमें से उसी में से 50,000 कैश जो है डाउन पेमेंट कर दी, और 4.5 जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या जो भी होगा उससे गाड़ी, उससे ले ली फर्स्ट डाउन पेमेंट, या जो भी, इनोवा ले ली, बाइक्स ले ली। अब बैंकों का फोन आता है कि हम आके गाड़ी उठा लेंगे, तो हमारे साथी कहते हैं कि उठा लो आके। तो वो आते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पूरे हरियाणा में और ये क्रांति फैल चुकी है, ये हमसे सवाल पूछेंगे और ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जो आते हैं वसूली करने के लिए लोग आते हैं, आपको कहते हैं कि आपका गाड़ी उठा ले जाएंगे, ये बैंक के लोग नहीं होते, ये इन्होंने गुंडे पाल रखे होते हैं 3% कमीशन पे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हफ्ता वसूली के लिए। तो वो गुंडे आते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है सारा सिस्टम। और इनफैक्ट बैंक के मैनेजर्स को भी नहीं पता। जब हमारी टीम जाके उनसे बात करती है तो वो बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इतना डीप में स्टडी नहीं किया। उन्होंने उतनी पढ़ाई कर ली जितनी मैनेजर पोस्ट के लिए चाहिए, वो जॉब मिल गई, बात खत्म, उसके आगे पीछे कुछ नहीं पता उनको। तो वो भी समझ नहीं आता उनको भी। और एक आरटीआई लगाई थी किसी ने, साथी ने, मद्रास हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि कोई भी बैंक जो है सरकारी नहीं है। जितने भी हमको बताए जा रहे हैं सब झूठ है। बैंक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकारी है ही नहीं। तो जिन लोगों को धोखा है कि मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पीएनबी में कर रहा हूँ, और किसी भी सरकारी में, वो है ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं वो प्राइवेट है। और किसी भी बैंक की अपनी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि उनको बहुत पहले से पता था कि किसी दिन अगर हमें फ्रॉड करके भागना पड़ा तो हमें अपनी बिल्डिंग लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनके मन में पहले से ही चोर था। तो इसलिए कोई भी बैंक जो है किराए की बिल्डिंग पे चल रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हुआ कि गाड़ी नहीं उठा पाए। जब हम, मतलब वो करीब 8-10 महीने से गाड़ी लेके खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, बैंक का फोन आता है, वो कहते हैं आ जाओ उठाने, बैंक वाले आते ही नहीं है। तीसरा स्टेप ये हुआ कि जब मकान और दुकान में ताले लगाने लगे, जो लोग नहीं चुकता कर पा रहे थे, वहां हमारे साथी पहुंच जाते हैं। वहां आते हैं वो बैंक के गुंडों की टीम, वो कहते हैं हमारे साथी की इन सवालों के जवाब दो, हम अभी के अभी चुकता करवाएंगे। वो नहीं कर पाते, वो डर के भाग जाते हैं सवालों से, और ऐसी ऐसी नंबर प्लेट्स लेके आते हैं जो ब्लैंक होती हैं। मतलब फेक नंबर प्लेट गाड़ी की लेके आते हैं कि उनकी वीडियो या उनकी फोटो भी ना ली जा सके, और चले जाते हैं। और फिर हमारे साथी अपने आप ताला तोड़ते हैं, उसको, उन लोगों को वहां पे एंट्री दिलवाते हैं जिन लोगों का मकान है, दुकान है, और वो आराम से बैठते हैं। उसके बाद दोबारा कोई बंदा नहीं आता परेशान करने के लिए। तो ये है अभी तक की कहानी। तो इससे ये समझ में आता है कि जैसे प्रवीण जी बोलते हैं, जितना भी पैसा आपके बैंक में पड़ा है या घर में पड़ा है, तो उससे आप गोल्ड में या प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लीजिए। गोल्ड में इसलिए बोलते हैं, अगर 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड है, तो उस हिसाब से हम बाद में अगर वो गोल्ड बेचते हैं तो हम बेनिफिट में होंगे, क्योंकि हमारा जो बड़ा नोट है जो रिजर्व बैंक का है, जो कि वैलिड नहीं है, नकली है, वो वो देके, नकली नोट देके हम असली चीज खरीद रहे हैं, यानी कि सोना। तो हम बेनिफिट में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। यही यही इसीलिए ही बोलते हैं ना शायद प्रवीण सर की गोल्ड में कन्वर्ट करें। हाँ, वो इसीलिए बोलते हैं। और अगर मैंने कुछ कल ग्रुप में बल्हारा जी की एक वीडियो शेयर की थी, अगर आप उनकी यूट्यूब चैनल पे देखें, तो बहुत सारी वीडियोस में उन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें ताला तोड़ने वाली वीडियोस भी हैं पूरे देश से, मतलब
हरियाणा की देखा देखी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई जगहों पे ये काम शुरू हो चुका है। तो एक तरह से क्रांति आ गई है और इनकी हवा एकदम टाइट है इस टाइम, गवर्नमेंट की भी और बैंक्स की भी हवा टाइट है। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंक, मैंने आपको बताया कि वो नोट होते ही नहीं है, वो सिर्फ फिगर्स हैं। अगर कोई लोन लेता है, हम्म। फिगर्स टाइप करते हैं। फिगर तो मैं, मान लिया मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं मेरे को बोले कि मेरे को 100 रुपए दे दो, और मैं उसको व्हाट्सएप पे लिख के दे दूं 100, वो खुश हो जाएगा कि 100 रुपए दे दिए? तो दिए तो नहीं ना मैंने। तो यही चीज है। और इसलिए हम पिछले 1.5 साल से लोगों को कह रहे हैं कि वैसे भी बैंकिंग सिस्टम क्रश होने वाला है। अगर डिजिटल, अब ये इसी सारे फ्रॉड से बचने के लिए डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। एक बार अगर ये डिजिटल करेंसी ले आए तो हम लोग टोटली गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी हमारे अकाउंट को का सारा पैसा गायब कर सकते हैं, हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हर चीजें हमसे, जैसे वैक्सीन के लिए हमको फोर्स किया, हर चीज के लिए फोर्स करेंगे, तरसा तरसा के पैसा देंगे कि तुम ये काम करोगे तो पैसा मिलेगा। और ये राहुल गांधी भी कई बार बोल चुका है कि एक बेसिक यूनिवर्सल इनकम का कॉन्सेप्ट है कि लोग जब काम धंधा बंद हो जाएगा, सबके पास बचेगा ही नहीं, तो 6,000 महीने उनको दिया जाएगा सब लोगों को। तो ये बहुत आगे की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो हम इसीलिए बता रहे हैं लोगों को कि बैंक कभी भी क्रश हो सकते हैं, कभी भी आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने खास बोला हुआ है बिल्कुल कि 5 लाख से ज्यादा की गारंटी किसी बैंक के पास नहीं है। अगर आपने पैसा रखा है तो 5 लाख की है। लेकिन उससे भी आगे की बात हम कहते हैं कि 5 लाख की भी नहीं है। अगर वो नहीं दे, अभी के अभी कोई बैंक बंद हो जाए जहां पे आपका पैसा है, तो आप किसके बाल नोचोगे, आप क्या कर लोगे? तो इसलिए लैंड में या उसमें इन्वेस्ट करके रखिए, गोल्ड में। जितना भी आपकी पोटेंशियल है, जितना पैसे में वो जो चीज आ सकती है जमीन में, और उसमें करके रखिए इन्वेस्ट, गोल्ड में, चांदी में। ये हम कहते हैं लोगों को। ओके। तो जितनी धांधड़बाजी चल रही है इस समय, तो इन लोगों को मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं कि अगर ये लोग भागते भी हैं, मान लो हमारा पैसा लेके भागते भी हैं और बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो ये पैसा करेंगे क्या? जब पैसा ही नकली है तो इन लोगों को ये चीज बिल्कुल, क्या बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है इनको कि ये भाग भी सकते हैं, वो नकली पैसा लेकर भी भाग सकते हैं, इतने बावली वो रखे हैं। किसको नहीं अवेयरनेस? किसकी बात कर बैंक रहे हैं? वालों को, बैंक आप बोले ना, बैंक बंद कर चला जाएगा भाग के पैसा लेके, वो जो भी फ्रॉड पैसा करके। पैसा पैसा लेके तो तब जाएगा ना जब पैसा होगा। वो भागेंगे इसलिए कि लोग वही। उनके कपड़े लत्ते फाड़ देंगे। वो इसलिए भागेंगे, वो इसलिए नहीं भागेंगे कि पैसा ओके। लेके भाग रहे हैं। पैसा तो है ही नहीं, अच्छा। वो तो हवा में वही घूम रहा वही है। हाँ। ये वही ये क्या करते हैं एग्जैक्टली। ना, आप इनकी कभी बैलेंस शीट देखिएगा, ये क्या करते हैं। 100 रुपए है मान लिया किसी के पास, मान लिया बैंक के पास 1 लाख रुपया है, और मैंने उनसे 40,000 कर्ज लोन लिया, ठीक है। तो मेरे उसमें मतलब बैंक के पास क्या दिखाना चाहिए इनको अपनी बैलेंस शीट में कि 1 लाख में से 40,000 माइनस हो गया, वो रचना को दिया। लेकिन ये क्या करते हैं, मुझे +40 शो करते हैं कि मेरे को 40 दिया, और खुद भी +40 करते हैं कि इनके अपने पास भी हो गया। तो वो क्या गेम है, वही जो मैं बता रही हूँ, धांधली है कि ये हवा में पैसा बना रहे हैं, हवा में डिजिट्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये कई सालों से चल रहा है। ये कहाँ से आया 40 लाख इनके पास, जब 40,000, जबकि वो 40 तो माइनस हो जाना चाहिए था और 60 बचना चाहिए था। तो ये क्या करते हैं, जितने भी लोन कोई लेता है उसी को प्लस भी अपने पास भी करते हैं, उसी को दूसरे के अकाउंट में भी करते हैं कि हमने 40,000 और हमारे पास हवा में क्रिएट हो गया। ये है। ओके। और जिसे जिसे मैं जितना समझ पाई हूँ कि मान लीजिए मेरा अकाउंट में किसी बैंक में अकाउंट है और मैं कई सालों से जॉब कर रही हूँ। मान लीजिए लगभग लगभग 10 लाख रुपीज मेरे पास अकाउंट में है। और आज अगर बैंक कोलैप्स हो जाए, क्योंकि वो आप बता रहे हो कि एक डिजिट है, राइट, लेकिन मेरी जो मतलब मेरी जो कहना चाहिए सैलरी थी, वो अगर 10 लाख मैंने जमा किए हैं, वो बैंक के पास थे, और वो बैंक कोलैप्स हो गया, देन मैं किसके पास जाऊंगी? फाइन। तो अभी से अवेयरनेस में आके मैं अपना वो पैसा या तो जमीन ले लूं या फिर मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लूं, राइट, यही है? जी। ओके। ओके। यस। तो अभी फ्रेंड्स और किसी के क्वेश्चंस हैं अगर, तो प्लीज अपने अपने हैंड रेस कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया है, आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं कि नहीं आया, फिर से समझाइए। बट ये सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो प्लीज आप हैंड रेस करिए, प्लीज पूछिए, मैम है अभी हमें बताने के लिए। नहीं समझ में आया है तो आप फिर से बताइए। एंड मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपने अभी सर का नाम लिया, क्या, सॉरी, सर का नाम क्या था मैम? मिस्टर मिस्टर देवेंद्र बलहारा। और बलहारा सर। देवेंद्र।
देवेंद्र बलारा जी के वीडियोस मैंने लॉ ऑफ उसमें शेयर किए अंकिता जी, कल नाइट में बहुत सारी जगहों पे शेयर किए हैं, इन्होंने दिए थे ओके रचना ओके, जी ने। यस यस, मैं वही बोलना चाह रही थी कि अगर उनके वीडियोस आप लिंक शेयर कर दें तो हम लोग को इजीली होगा। एंड फाइनली वही वीडियो जो वही बहुत सारों में से हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होगा आपको पता है, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो इजी हमारे लिए हो जाएगा। एंड तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने फिर से बोला, नहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हैंड रेस करें और अपने अपने वीडियोस अगर थोड़ी देर के लिए आप लोग ऑन कर लें तो एक अच्छा सा कहते हैं ना कि इंटरेक्शन वे में वो हो जाएगा। या एनी क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस? वेलकम सर, कृष्ण राव सर जी। अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर। जी सर। आत्मवंदन सभी को। जी जी, और आपका आपने वेलकम। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थोड़ा सा यानी आपने जो बताया, जस्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था थोड़ा बहुत, यानी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तब उसमें ऐसा बताया गया था कि जो हमारे पास जितने अमाउंट का गोल्ड है, तो आरबीआई जो है उतनी अमाउंट के ही नोट्स छापती है। तो क्योंकि नीचे वो लिखा रहता है ना कि मैं धारक को ये 10 रुपए का जो भी है वो देने का प्रॉमिस करता हूँ, और नीचे आरबीआई गवर्नर की साइन रहती है। तो वहां पे ऐसा बताया गया था, तो क्या ये झूठ है? जी, ये कानून के हिसाब से बिल्कुल सच है कि जब देश की सरकार को कहीं से खुदाई में वो मेटल मिलता है या कहीं से बनता है, तो उतने ही रुपए, उसी के एवज में उतनी ही मूल्य के रुपए रखने का अधिकार है। लेकिन यही वो फ्रॉड है जो गवर्नमेंट कर रही है दुनिया भर की, कि उनके पास इतना खनिज, इतने मिनरल्स नहीं होते हुए भी वो नोट रख रहे हैं। और हमारे साथ इसी टीम में एक साथी जुड़े हुए हैं, सोमदेव भाई, जो कि ये कर रहे हैं लोन का काम, जो हरियाणा में बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, खुद वकीलों से मतलब डील कर रहे हैं या लोगों के पेपर्स लगवा रहे हैं। तो किसी ने और भी डीप में पूछना है तो वो भी यहाँ पे बता, आपकी बातों के जवाब दे सकते हैं। जी यस मीनल जी। जी वही मैंने जो पूछा, यानी अभी जैसे आपने जो बताया, यानी थोड़ा मुझे इतना इकोनॉमिकली इतना नहीं पता है, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैंने ये बताया कि हाउ इंडियन करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन करेंसी। अमेरिकन करेंसी जैसे आपने बताया वैसे ही प्रिंट होती है, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा ये था कि वो जो उन्होंने गल्फ कंट्रीज है उनके साथ टाई अप कर लिया कि वो लोग जब भी चीजें बेचेंगे, यानी क्रूड ऑयल वगैरह, तो वो डॉलर में ही बेचेंगे। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनके पास कुछ ना होते हुए भी वो नोट प्रिंट करती है, लेकिन वो चेंज हमारे यहाँ पे अलग है। तो अगर ज्यादा जो जैसे आरबीआई गवर्न करती है, तो वो कैसे दिखाती है कि हमारे पास इतना गोल्ड है? अगर नहीं है, अगर नोट छाप दिया ज्यादा, तो कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास इतना गोल्ड है तो इतनी नोट आ गई? वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो बराबर है, मैं अमेरिका के बारे में ये जानती हूँ, लेकिन इंडिया में तो सब बताना पड़ता है, शायद कुछ तो भी नहीं, ऑडिट वगैरह बताना होता है। बताना तब पड़ेगा ना जब कोई पूछेगा। आज से पहले किसी ने पूछा ही नहीं। अब हमने जब पूछना शुरू किया है तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और ज्यादा डिटेल में मैं सोमदेव भाई को बोलूंगी कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। कृष्णा राव जी ने बोला है कि आंसर करेंगे, बताइए। जी सर, अनम्यूट योरसेल्फ सर प्लीज, कृष्ण राव सर जी। अभिषेक भैया ऑप्शन दीजिए प्लीज। अभिषेक भैया। या अभी मिल गया, आपसे मिल गया। ओके प्लीज सर। मिनाल जी, जब वो ये 2000 नोट विड्रा किया था गवर्नमेंट ने, और इसके लिए आरटीए के लिए क्वेश्चन किया था लोगों ने, बट गवर्नमेंट से कोई आंसर नहीं मिला। रीजन ये है कि क्या जो क्वेश्चन पूछा आरटी, था? सो वही नोट का जितना गोल्ड है उतना ही नोट छापना है। हाँ जी। बट सारे दुनिया में सारे गवर्नमेंट मोर देन देयर रिजर्व दे आर प्रिंटिंग द नोट्स। दैट ओके। इज वन मेन रीजन, दैट रुपये का वैल्यू ये डाउन होना, दैट इज अ मेन रीजन था। ऑफ कोर्स दूसरा तो वो अमेरिका का जो आपने पूछा, वो पेट्रो डॉलर का वजह से उनका बढ़ रहा है, बट इंडिया में अभी 2000 नोट का ये रीजन था, क्योंकि थ्रू आरबीआई के ये फ्रेंड थे उनके थ्रू पता चला। जो आरबीआई सपोज टू प्रिंट
उससे ज्यादा वो लोग प्रिंट किया। ऑफिशियली उतना ही था, बट अनऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया था कि प्रिंट करने के लिए। वो पार्टी का फंड में या गवर्नमेंट अपना बड़े बड़े लोग वो यूज करेंगे। तो एंड दूसरा तो ये नकली नोट्स वो भी आया वापस उनके पास, वो भी आया प्रिंट करने से डबल, मोर देन डबल उनको वापस आया 2000 नोट्स। इसलिए दे आर नॉट एबल टू गिव द रिप्लाई आरटीआई का। तो ये सारे गवर्नमेंट करते हैं, मोर देन द रिजर्व दे आर प्रिंटिंग इट। तो उसके तो ऑफिशियली बहुत सारे डाटा है, बट इसलिए वो लोग कुछ भी बोल नहीं पाते। अच्छा, ओके यानी सर, मुझे तभी ये 2000 का नोट अभी बंद हो गया, यस, इसीलिए 2000 वो तो का नोट का बंदी कर दी वापस से उसकी, नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, बंद करने का मेन 2000 रीजन था पाकिस्तान ने। नहीं जो नहीं हाँ जी लेट मी बोलिए आंसर। सर। 2000 का बंद करने का मेन रीजन था पाकिस्तान चाइना मोर देन और वो लोग प्रिंट कर रहे थे टेररिस्ट को देने के लिए। ओके। तो अभी 500 रुपीज भी वो लोग छाप रहा है, सो इसमें भी कभी भी यही रोमर चल रहा है, कभी भी 500 भी बंद हो सकता है। एंड इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही कंपनी से पेपर खरीद रहा है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, बट ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट का ये खुलासा है। एक ही पेपर खरीद रहा है कंपनी से। ओ सो ओके। बिल्कुल तो इसके सेम पीछे तो टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट गवर्नमेंट आल्सो प्रिंटिंग द सेम इंडियन रुपीज। यस यस। सो तो इसके पीछे तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी अगर मुझे ज्यादा पैसे मेरे पास रखने हैं एज अ कैश, तो जितनी बड़ी नोट होगी उतनी कम जगह में मैं वो नोट्स रख सकती हूँ। तो यस, जब लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से शायद इलेक्शन का टाइम करीब था, उसके बाद के ईयर में शायद इलेक्शन था, तो काफी लोग ऐसे नोट्स इकट्ठा करके रखे थे। यानी ये मैनिपुलेशन भी था। अभी भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ही है, तो 2000 की नहीं नोट प्रिंट हो इलेक्शन गया का है वजह वो। से नहीं, नहीं, ये ऑफकोर्स वो सही है, जितना बड़ा नोट है उतना इजी है उनको रखने के लिए। बट मेन हाँ इसलिए इसको 1000 रुपीज को ये बंद भी करना पड़ा इनको, ये सब इसलिए करना है मेनली पाकिस्तान का और जम्मू कश्मीर को रिलीव करना था। तो वहां पे हाँ, पूरा वो तो जाली है नोट ही ही। आते थे, जाली नोट से ही टेररिस्ट गैंग चलता था, इसलिए बंद करना पड़ा। बहुत नहीं सारे तो वो ह्यूज ऐसा रिजर्व्स थे। नहीं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर जाली नोट आ गए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी। ये सब चलता है। तो यस, वो तो है, लेकिन वही तो थोड़ा सा यानी पूछे आपने, यानी मैंने तो कभी देखा नहीं है, तो अगर मैम बोल रही है तो सही होगा। कोई जवाब नहीं दे रहे, किसी ने पूछा ही नहीं है कितना आप नहीं, नोट नहीं, पूछे थे, छाप पूछे रहे थे, हो। बहुत सारे आते गया था, पूछे थे, बट गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए कि गवर्नमेंट खुद ही छाप रहे थे एक्स्ट्रा नोट्स more than the reserves. अच्छा। आरबीआई नॉट सपोज टू प्रिंट दैट मच इन वर्ड्स, बट गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए तो आरबीआई गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं सुनते उनको चेंज कर लेते हैं तुरंत। सर यहाँ में एक बोलना, डॉक्टर रघुराम राजन जब वो आरबीआई यस, गवर्नर थे यस, तो कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से उनको हटाया गया या एग्जैक्ट। उन्होंने छोड़ किया, और बीच में फिर लक्ष्मीकांत दास जी को लेके आए ना। और अभी जो डिस्प्यूट था वो मुझे अभी क्लैरिटी हो रही है कि वो क्यों डिस्प्यूट थे, आई थिंक। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मना किया था उस टाइम पे वो मना किया सब। था, उन्होंने मना किया था कि ऐसा नहीं कर सकते, बट इंडियन गवर्नमेंट मानी नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। या तो उन्हें इट्स हटाया गया है, वो खुद हटे, जो भी था वटेवर, लेकिन ये हुआ। राइट 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 फिर तो सर। रिसेंटली वो हट गए, उसके बाद रिसेंटली अभी वापस आके वही गवर्नमेंट की वही तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। सो वी कैन नॉट से कि क्या हो रहा है, वो हायर लेवल पे उनका क्या चल रहा है, वो हम वी कैन नेवर से कि क्या किस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि वही आके बोल दिया ना बीच में कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, तो उसके साथ ही पंगा था करके उनको हटाया गया, उन्होंने रिजाइन किया, तो वापस आके बोलते रहे कि बहुत अच्छा किया। तो वी कैन नेवर से कि क्या ऊपर के लेवल पे हो रहा है। दूसरा यस। ये मुझे ये पूछना था मोदी कि ये जी भी, जो है, मोदी जी भी कौन सा दूध का धुलाई होती देखो है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 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 ऊपर हायर पोजीशन, खाली मोदी जी ऐसा नहीं, कोई भी रहा, एलाइट बन गए फिर थोड़ा सा उधर तकलीफ होता एग्जैक्टली, ही है, हमने लॉन्ग वन में देखा ही है कि वो कोई भी एग्जैक्टली। रहेगा तो वो थोड़ा तकलीफ देता ही है। तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था, जो ये लोन वाली बात किया था ना मैम ने कि भाई हम्म, सबने हम्म, लोन लिया और गाड़ी वगैरह, तो अभी ठीक है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन जो आम
जनता है उनका भी पैसा उसमें जा रहा है ना, गवर्नमेंट तो अपने जेब में से नहीं दे रही है। अगर हम ऐसा जैसे आपने बताया कि लोन ले रहे हैं, वो बोल रहे कि हम आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि नहीं लेके जाओ, यानी हमने लोन तो लिया है, यानी वो कोई बैंक अपने जेब में से नहीं डाल रहे हैं, तो जो कॉमन पीपल है उनके जेब से ही लोन आया है। तो अगर ये ऐसी मूवमेंट चल रही है तो कहीं ना कहीं हम जो दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने भरोसा करके बैंक में पैसे डाले, उनके पैसे ही तो कुछ इसमें नहीं डाल रहे हैं हम, उनके ही पैसे लॉस हो रहे हैं ना। तो वो चीज कहीं कहाँ कौन से हद तक यानी सही है या करनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था। नहीं, सही नहीं है। वही तो, अभी लोन जितना लोग लोन लिया उनका ब्याज से ही बैंक चलता है। और जो लोन नहीं लिया फिर भी फिक्स डिपॉजिट किया उनका भी पैसा जाएगा। अगर बैंक बंद हो गया तो पैसा उसका भी जाएगा। एंड अभी जो सारे गूगल पे ये सब आ रहा है ना, एटीएम से अभी मोर देन 50,000 यू कैनॉट ड्रा फ्रॉम द बैंक। जो आपका करोड़ों रुपया बैंक में रहने दो, पर मोर देन 50,000 वो बैंक वाले देते नहीं। अभी क्या जरूरत है अभी 50,000 से ज्यादा। सो ऑलरेडी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर ही रहे हैं पैसा। अभी इवेंट के टाइम में पूरा एटीएम बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, आपका हाथ में पैसा नहीं रहेगा। उसके बाद तो बैंकिंग अल्टरनेट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ उसका नहीं, ये मैम किसका ने कितना शायद आपने सर आपने पहले से शायद ज्वाइन किया नहीं किया मुझे पता नहीं है, बट ये मैम हम्म ने कुछ तो भी हमें बताया था ये लोन के बारे में, तो उसके हम्म रिलेटेड उनको क्वेश्चन था मेरा ये। वही तो सिर्फ, हाँ मैम तो सिर्फ लोन के बारे में बताए थे। बट लोन हम लोग सब लोग नहीं दिया, तो वो जो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए दिया वो लोग भी फंसेंगे। दैट इज अनदर क्वेश्चन दैट मैम टच नहीं किया, बट सिर्फ लोन के बारे में टच कर रही थी। तो पहले गवर्नमेंट को तो कहीं से कोई नहीं तो वो शुरू क्या करना है। नहीं, उन्होंने क्या बोला कि जो लोन ऑलरेडी जिसने ऑलरेडी ले चुके हैं और जिनके ताले हम्म लग गए उसके लिए तो किया, पर साथ हम्म में एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाकी थोड़े लोग उनकी जो भी टीम है उनके लोग जाके लोन ले रहे हैं, फिर तो ऐसे कुछ तो भी बताया उन्होंने, तो उस वजह से मैंने जो क्वेश्चन पूछा के। ओके और ओके जो ओके, देन जो मैम मैम जनरल विल लोग आंसर है देन। उनके ऊपर थोड़ा यानी उनके पैसे जा रहे हैं ना इस तरह से, तो जाएगा उसके बट लिए हम कोई, क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। उनको मैम ने उनको टच नहीं किया। बट वही तो, अभी रचना जी अभी रोहित जी इधर को ही है। रचना, रोहित जी को या अनम्यूट करिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद रचना जी की का सुनते हैं। Yes. Can you hear? या Okay, great. Let me मैं बताना चाहता था कि एक तो किसी का चैट में आया था कि जो हम लोग लॉकर में चीजें रखते हैं, तो लॉकर एक्चुअली अगर आप फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे ना, तो लॉकर में बैंक्स आपसे फाइन प्रिंट्स में ये लिखवा लेते हैं कि दे कैन ओपन योर लॉकर if they have any kind of a doubt without your permission। और अगर उनके पास ये वो साइन आपसे लिया है, लॉकर में नॉर्मली जो लोग चीजें रखते हैं वो आप कल की तारीख में बैंक से क्लेम भी नहीं कर सकते कि अगर वो कम हो जाए तो, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं होता ना। अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी का जो यूट्यूब चैनल है वो निडर करके है। उन्होंने उनके साथ में एक प्रोफेसर संजीव शर्मा है जो पहले आईएएस को सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग किया करते थे। उन्होंने इतना इन डेप्थ पूरा ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम बना हुआ है, उन्होंने इतना ज्यादा साइंटिफिकली बताया है, एक एक चीज बताया है। वो वीडियोस एक्चुअली आप देख सकते हैं, थोड़ी सी पुराना है लेकिन संजीव शर्मा वो वीडियोस में है। और एक बुक लिखी है रवि कोहाट जी ने जिसका नाम है बैंक का मायाजाल, समथिंग लाइक दैट। ही इज एन आईआईटीएन। एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट। नाउ जस्ट आपको खाली ये समझाने के लिए कि जैसे हमारा मेजरमेंट के तरीके वो बने हुए हैं ना, एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कि अगर सपोज हम बोलें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो जो मेजर बना हुआ होता है वो वेट आप पत्थर का बना लो, सोने का बना लो, लकड़ी का बना लो, या उसको मिट्टी का बना लो, मेजर हमेशा सेम रहेगा। तो गोल्ड जो जो वैल्यू है करेंसी की, जब एस्टेब्लिश किया गया था तो उसकी जो बेसिक वैल्यू डिफाइन हुई थी दैट वाज बेस्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। वो आज तक किसी भी मतलब आफ्टर जो इनका जो ओरिजिनल जो ब्रिटिशर्स का जो बैंक था, वो जब इंडिया को टेक ओवर यहाँ से जब वो दे के चले गए थे, रॉथस्चाइल्ड का था वो बैंक। आज भी एक्चुअली ये बहुत हिडन है, इसके ऊपर ना बहुत मिस्टीरियसली इन्होंने छुपा के रखा है, बिकॉज इवन टुडे आरबीआई इज
basically controlled by Rothschild only. Rothschild is the family which is controlling our banks. ये hidden है. इसके ऊपर बहुत सारे जो पेपर्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, इन लोगों को लंदन से और वो सब जगहों से ना इन्होंने निकाले हुए हैं. इसके पूरे इनके पास प्रूफ है. इसीलिए जो बहुत दिल ठोक के जो है ना ये देवेंद्र बल्हारा जी इनके ऊपर काम कर रहे हैं. ये तो चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसने 100 करोड़ का लोन दिया हो, क्योंकि अभी जितने छोटे छोटे लोन बैंक वाले भाग जा रहे हैं ना, वो मीडिया नहीं उठा रहा है, क्योंकि बैंक इसको ना कोर्ट में आने नहीं दे रहा है. कोई बड़ा होगा ना तो शायद वो मीडिया उसको उठाना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये, क्योंकि बैंक ये मतलब ये कोर्ट भी नहीं ले रहा है. ये सिंपली आपने अगर कोई लोन लिया है तो जैसे इन्होंने बताया कि 777 मिलीग्राम अगर आप देखोगे तो रफली 5,000 रुपया, 1 रुपया इज इक्वल टू, मतलब 1 लाख का अगर आपने लोन लिया है तो आप खाली 20 रुपए दोगे तो आपका लोन चुकता हो जाता है. तो ये तो यही पूछते हैं बैंक को जाके कि भाई हम तो आपको वैलिड करेंसी देंगे, आपने हमें क्या दिया. जैसे इन्होंने जो क्वेश्चंस बैंक को पूछते हैं कि कोई भी वैलिड करेंसी में ही डील किया जा सकता है, आप इनवैलिड करेंसी तो दे नहीं सकते. तो उन्होंने सवाल पूछते हैं कि आपने हमें ये बताओ कि आपने हमें वैलिड करेंसी दी है या इनवैलिड करेंसी दी है. तो बैंक वालों को समझ ही नहीं आती बात. अच्छा, दूसरी बात, अगर आप नोट को पढ़ोगे जहां पे लिखा हुआ है कि मतलब जो शक्तिकांत दास अभी जो वो हैं, अभी नए जो गवर्नर बने हैं, इनफैक्ट आपको मैं ये बताऊं कि रघुराम राजन was working for Indian IMF. मनमोहन सिंह was also working earlier for IMF. ये सारे इन्हीं लोगों के लोग हैं. शक्तिकांत दास अभी आया, इसके पहले उर्जित पटेल था. उर्जित पटेल was used to be working for अंबानी. उसको कुछ समय के लिए आरबीआई में लिया गया, देन उसने कुछ चीजें करके अगेन ही जॉइंड बैक विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन. और अभी शक्तिकांत दास है जिसको गवर्नर बनाया हुआ. उसकी जो डिग्री है वो ही इज एन MA इन हिस्ट्री and he's been made this thing. Modi has probably shifted almost 400 tons of sona, of Indian sona, to these people, Rothschild. 2 बार 2 टेन्योर में 400 टन के 2 कंसाइनमेंट हमारे इंडिया से वहां पे चले गए. हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम Rothschild. ये बहुत बड़ा फ्रॉड है. इसका पूरा खुलासा जो है और विथ डॉक्यूमेंट, विथ एविडेंसेस, ये डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के पास है. इनके पास बहुत अच्छी टीम काम कर रही है. इनके पास इतने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि पूछे मत. अभी 19 नवंबर को इसी के ऊपर ये बहुत बड़ी रैली करना चाह रहे हैं, राइट. तो इस रैली में, अच्छा, इन लोगों का मुद्दा ये है कि लोग खाली लोन के लिए इनके साथ ना जुड़े, बिकॉज ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मुद्दा है ना, इट कंसर्न्स अ होल लॉट ऑफ स्टफ. तो वो नहीं चाहते कि सिर्फ लोन के वजह से लोग इनके पास अपना लोन चुकाने के लिए आ जाएं. वो चाहते हैं कि लोग ये पूरी बात सुने और लोन आपका चुकता हो जाएगा. दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. लोन तो सबका चुकता हो जाएगा, बिकॉज ये लोग सामने आने वाले ही नहीं है. तो ये मामला एक बार सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए. इसकी वीडियोस निडर चैनल में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, पूरा मतलब इन डेट. आप अगर अपने बच्चों को भी बताओगे ना, ये इतना बढ़िया टॉपिक है, बच्चों को भी बहुत एकदम अवेकनिंग हो जाएगा कि ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है. इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो थोड़ा बहुत अभी फिलहाल मेरा यही था. मैंने तो इनको बहुत सुना हुआ है और बहुत लोगों को मैंने मेरे बहुत सारे बिल्डर दोस्त वगैरह भी हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके पास बहुत सारा लोन लेके बैठे हुए, लेकिन उनको भी वो क्या है कि लोगों के पास समय नहीं है ना. वो पूरा वीडियो काफी लंबा है, आपको सुनना पड़ेगा. एक बार समय लगा के सुन लोगे ना तो इतना वैल्यू एडिशन हो जाएगा ना, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको सारी बातें. बट लंबा ही वीडियो है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. रोहित जी, आप मुझे वो वीडियो शेयर कीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी. मैं आपको जरूर कर दूंगा शेयर. आप इनके प्रोफेसर शर्मा के वीडियोस तो इतने इंटरेस्टिंग है ना. संजीव शर्मा जो IAS लोगों को ट्रेन करते थे, उनके वीडियोस तो इतने इंटरेस्टिंग है. ही इज अ रियली नॉलेजेबल एंड फैंटास्टिक पर्सन. इन्होंने जाके ना, एक्चुअली हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, इन्होंने वो सब डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाले हुए, जो लंदन लाइब्रेरी है या जो भी है ना. इनफैक्ट इंडिया हैज नॉट बीन गिवन ऑफिशियल फ्रीडम. दिस वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर. एंड ये सारा जो है ना बहुत बड़ा झूठ चल रहा था. हमारे को जो पकड़ाए गए ना, हमारे को हिस्ट्री में जो हम लोगों को बहुत सारा इज्जत देते हैं, पास्ट कांग्रेस के जो लोग हैं, वेदर जो देश को आजादी दिलाने के लिए, एक्चुअली ट्रू आजादी जो थी, एक तो सुभाष चंद्र बोस थे, और जितने लोग मर गए ना वो लोग एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स थे.
जिन लोगों के हाथ में देके गए हैं ना, ये लोग सब उन्हीं के लोग थे। सो आप अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस देखोगे, आज अगर कांग्रेस देखोगे तो अमेरिका में भी कांग्रेस पार्टी है, राइट? सो दिस वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द सेम टीम। ये उनको देके गए हाथ में, अपने ही आदमियों को देके गए। इनफैक्ट टाटा, जिन जेआरडी टाटा जिसने सबसे बड़ा आईएन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत बड़ा फंडिंग दिया करते थे उस जमाने में, महात्मा गांधी एंड नेहरू एंड ऑल दैट, जेआरडी टाटा वाज वन ऑफ दोज पायरेट्स, along with them ड्रग स्मगलिंग करते थे विद ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे, दे वर देमसेल्व्स पायरेट्स, राइट? ये सब जितने लॉज इंडिया में बने हैं, ये सब मैरीटाइम लॉज। जैसे हमारा जो कोर्ट का जो कठेरा बना हुआ है आज तक जो चल रहा है, ये पूरा मैरीटाइम लॉज है। इनफैक्ट इनके हर शब्द के अंदर बहुत सारे षड्यंत्र छुपे हुए हैं। जैसे मनी जो है उसको लिक्विडिटी कहते हैं, करेंसी कहते हैं। बैंक्स का मतलब है जो दो बैंक के बीच में चैनलाइज करता है। सो फॉर देम मनी इज नथिंग बट वाटर एंड इट फ्लोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैश फ्लो, राइट? इनके शब्दों में भी बहुत कुछ समझने की चीजें हैं। ये आपको डॉक्टर शर्मा के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सब लोग अगर वो देखें तो बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट हो जाएगी। दैट वाज इट, मैं आपको शेयर कर दूं। ओके ओके, थैंक यू Yes, सर। so अब मैं thank बोलूंगी you. रचना जी बोलेंगी, और रचना जी ने किसी का बोला था कि वो भी अभी आए हुए हैं यहाँ पर हमारे सेशन में, तो प्लीज उनके लिए बोलें। पहले हम आपसे जो भी चर्चा है वो करके फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। जी बताइए, मुझे क्या बताना है? नहीं, आपने बोला ना आपके साथ कोई और भी आए हैं। हाँ, उधर सोशल इसमें के नाम से किसी ने हैंड रेस किया है, तो प्लीज आप सर मैम जो भी हैं अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए और आप अपना क्वेश्चन या जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। रचना जी, आप जी किसी का बोल रहे थे ना, कौन है वो हाँ जो बोलना हाँ, चाह रहे हैं? लेकिन आपके बाद वो दूसरी बार शुरू हो गई इसलिए मैं चुप हो गई थी। एक ना ना सोमदेव है बोलिए। यहाँ, सोमदेव जुड़े हुए हैं यहाँ पे लिस्ट में, उनको अनम्यूट कर दीजिए। वो ही हैं जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, जैसे कि बताया था मैंने कि अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, और पिछले दिनों उन्होंने जाके ताले वाले भी तोड़े हैं सोमदेव ने, तो इनको अनम्यूट कर दीजिए। सोमदेव हाँ जी, जी, हाँ जी। हैंड रेस करिए, आप देख नहीं रहे हैं। सोशल वर्कर के नाम से हैं क्या? अच्छा, सोमदेव ना, आर्य। सोमदेव आर्या। जी हाँ जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, मैं अनम्यूट हो चुका हूँ। हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है जी आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, जी। बोलिए। अभी रचना बहन ने आप लोगों को बता ही दिया है कि बैंक किस प्रकार से काम करती है। जब भी हम बैंकों के पास उधार लेने के लिए जाते हैं तो इससे बैंकों को पैसा पैदा करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी, रचना बहन ने आपको समझाई थी। क्योंकि जब भी बैंक कर्ज देते हैं तो नए पैसे का वो निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बात हो चुकी थी। अब एक सवाल आप लोगों के बीच में ये आया था कि जब भारत के पास जितना गोल्ड होता है तो हम इतने ही पैसे छाप सकते हैं। तो इसमें एक सवाल ये निकल कर आता है कि जब आप देखोगे 2016 में भारत के पास जो कुल करेंसी थी वो थी 17 लाख करोड़ की करेंसी, और 2019 में कोरोना से तुरंत पहले आरबीआई के पास थी 21 लाख करोड़ की करेंसी, और 2023 तक जो चलन में करेंसी आई है वो 34 लाख करोड़ की करेंसी है। अब बात ये आती है कि 2023 में 34 लाख करोड़ की करेंसी है चलन में, और भारत के पास जो 156 लाख करोड़ का कर्ज है वो 122 लाख करोड़ का इन लोगों ने कर्ज हवा में पैदा किया हुआ है, क्योंकि जो पूरी तरीके से इनलीगल है। तो इसका जो सबसे बड़ा सबूत है हमारे पास, वो सबूत यही है। 2000 ये जो सूचना का अधिकार होता है अधिनियम 2005 के अंतर्गत, जब हमने 12 तारीख 9 महीना 2018 को हमने एक सूचना मांगी थी इस केंद्र आरबीआई से कि जो वचन खंड लिखा हुआ होता है बैंक नोट पर, तो हमने उनसे यही पूछा था कि 1968 से पहले तो नोट पर ये लिखा होता था कि आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ऑन डिमांड द सम ऑफ जितने भी डैश रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये लिखा होता था। तो अब हमने उनसे सवाल ये किया था, लेकिन 1968 के बाद के हम जब नोट देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बेरियर ए सम ऑफ रुपीज, मतलब
ये उन्होंने, आप आज का वचन खंड देखोगे और उससे पहले का देखोगे तो दोनों में चेंजिंग है। तो आरबीआई हमसे ये कहती है कि अब भी तक या अब से पहले हमने वचन खंड को नहीं बदला था, वचन खंड जो था वो शुरू से यही था। लेकिन फिर आप देखोगे आईपीसी की जो धारा है, इंडियन ये 1960 के अध्याय के 18 और 12 के कानून के अंतर्गत, जो 489 का खागा, इसके अंतर्गत यही है कि यदि कोई व्यक्ति जो नोट है पेपर करेंसी एक्ट के तहत इसमें कोई फेरबदल करता है या छेड़छाड़ करता है तो अवैध मानी जाएगी। तो ये अवैध मानी जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत क्या था, अभी हमने गुड़गांव में एक अभी लॉक तोड़ा था और तो कुछ आरटीआई लगाई थी हमने भारत सरकार वित्त मंत्रालय को, जो आर्थिक कार्य विभाग है। तो उनसे हमने सवाल यही पूछा था कि जो आज चलन में एक करेंसी नोट चला हुआ है उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या उसकी जो मूल्य है जो वो उस पे लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जो उस पे अंकित है, वो उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी हुई है, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है स्पष्ट तौर से कि इसमें आप पढ़ोगे कि एक विशेष मूल्य वर्ग यानी अंकित मूल्य का सिक्का, चाहे वो किसी भी धातु का हो। और इसमें एक इन्होंने जो ध्यान से देखने वाली बात है, आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है जो वैध मुद्रा हो उसका ही वो लीगल टेंडर को मान रहे हैं, जो वैध हो। लेकिन जो ये पेपर करेंसी चली हुई है ये पूरी तरीके से इनलीगल है और इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। एक तो ये जो हमने 12 तारीख को, ये 12 सितंबर को हमने लगभग आरटीआई लगाई थी, उसका जो जवाब आया था वो पूरी तरीके से इसको वो डिफाइन करता है कि ये इनलीगल करेंसी है, ये इनलीगल पेपर करेंसी इन्होंने चलाई हुई है। और फिर अभी इनका ये जवाब आया हाल ही में कल परसों, उसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि चाहे वो किसी भी धातु या धातु संयोजन में बना हो और जो वैध मुद्रा हो उसका मूल्य संदाय में या लेखे में, भुगतान में या खाते में उसके अंकित मूल्य के बराबर ही होगा। लेकिन अब जब आप देखोगे जो एक नोट है, उस नोट पे जो वचन खंड लिखा हुआ है, उस वचन खंड के अंतर्गत आप जब बैंक से 1906 के कॉइनेज एक्ट के तहत 777 मिलीग्राम गोल्ड जब 1 रुपए के बराबर होता है, जब आप मांगने के लिए जाते हो तो वो बैंक मना कर देती है देने के लिए। लेकिन जब आप 1934 के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 को जब आप देखोगे तो उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जितनी भी बैंक हैं वो बैंक बाध्य हैं आपके इस पेपर करेंसी नोट के बदले गोल्ड देने के लिए। और वो गोल्ड कौन देगी, वो बैंक देंगी आरबीआई से लेके। ये सारी चीजें आप अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में जब आप आरबीआई की साइट पे जाओगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो आरबीआई की साइट पे ये चीजें बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है कि भारत के अंदर जितनी भी प्रत्येक बैंक जो चली हुई है वो आपके इस पेपर करेंसी जो चली हुई है इसके बदले जो वचन खंड है उसके बदले गोल्ड देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आप जैसे ही जाते हो तो वो गोल्ड आपके लिए देती नहीं है। अब बात इसका वचन खंड का ये आ गया। लेकिन अब जब इनके, और इसमें आप देख भी सकते हो इन्होंने बात एक्सेप्ट भी करी हुई है कि आप अभी रचना बहन ने स्क्रीन शेयर की हुई है कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड होता है, वो भी शुद्ध 24 कैरेट का। बात अभी जो इससे पहले रचना बहन ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें उन्होंने एक कहा था लेकिन वो वैध मुद्रा हो, लेकिन वो किसके बदले आपको देंगे, उस वचन खंड के अंतर्गत वो तब आपकी बात को मानेंगे जब वो वैध होगी। लेकिन जिस पेपर करेंसी से आप लेन देन कर रहे हो वो तो अवैध है। और वो अवैध कैसे, इसका पूरा पुख्ता सबूत आपको उसी नोट में ही मिल जाएगा। 1968 से पहले का जो नोट था आप उसी को देखिएगा और जो 1968 के बाद के जो वचन खंड है उसको आप देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि आपकी जो पेपर करेंसी चली हुई है इसके बदले वो आपको रुपया नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने 1906 के कॉइनेज एक्ट को निरस्त करके 2011 का कानून पास कर दिया। अब ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया। आप मुझे ये बताइए, कल को ये लोग ये कहते हैं कि 59 मिनट का 1 घंटा होगा या 50 मिनट का, या फिर आप लगा लो कि 55 सेकंड की 1 मिनट होगी, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कहने लग जाऊं 999 ग्राम का 1 किलो हो
1 किलोग्राम होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये लोग उस पूरे स्टैंडर्ड को ही खत्म कर रहे हैं उसके अंतर्गत। तो ये इसीलिए यहाँ फंस रहे हैं, क्योंकि जो मानक होता है, यहाँ जो रुपया है, रुपया कोई धातु या फिर वस्तु का नाम नहीं है। रुपया एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, और वो मानक कभी बदला नहीं जा सकता। और इन लोगों ने क्या किया है, उसको कई कई बार डिवैल्यूएट कर दिया है। तो इसके हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो 1882 का पेपर करेंसी एक्ट है, और 1934 का हमारे पास आरबीआई एक्ट है, जो ये पूरी तरीके से ये स्पष्ट करता है कि ये लोग पूर्ण रूप से इनलीगल, खुलेआम ये धोखाधड़ी के तहत लोगों को लूट रहे हैं। और बात यहाँ ये आई थी, अभी क्या है, जब ये पेपर करेंसी चली हुई थी भारत के अंदर, तो 1947 में इन लोगों ने क्या किया, इन जो जितने भी इस पेपर करेंसी के बदले उन्होंने नोटों के बदले जो गोल्ड रिजर्व करके रख रखा था आरबीआई में, वो 1947 में जब देश इन्होंने तथाकथित तौर पे आजादी हमें दी थी और सत्ता का जब ये पावर ट्रांसफर हो रही थी, तो उस समय इन्होंने 1,36,000 टन चांदी, इस जो इन नोटों के बदले, जो हमारे पेपर करेंसी थी, इसके बदले गोल्ड रिजर्व था, गोल्ड और सिल्वर, उसको अंग्रेज पूरा का पूरा ले गए। और फिर आप देखोगे 1947 से लेकर और 1988 तक भारत की रिजर्व बैंक के पास 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं था। और 1988 के बाद और आज तक, जो 1988 से लेके और आज तक जो भारत के पास कुल गोल्ड है, वो है 800 टन, यानी कि $4.5 बिलियन है। तो अभी इसमें क्या किया इन्होंने, 800 टन गोल्ड में से भी जब नरेंद्र मोदी मई 2014 में आया था, तो उसने 200 टन से ज्यादा गोल्ड वहां भेज दिया इंटरनेशनल सेटलमेंट को, उसको इन्होंने वो भेज दिया। और फिर उसमें से जो आरबीआई एक्ट है, वो आरबीआई एक्ट आज भी यही कहता है कि 10 या 15% से ज्यादा आरबीआई अपने पास रिजर्व नहीं रख सकती, इसीलिए बाकी जो गोल्ड होता है उसको भी वो क्या करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेज देते हैं। और इसका भी हमारे पास पुख्ता जो सबूत है वो यही है, हम एक आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई में जब आरबीआई से हम पूछते हैं कि कितना गोल्ड भारत के बाहर जा चुका है, तो उसकी भी मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा रचना बहन को, आप उसमें देख सकते हो, जो आरबीआई खुद एक्सेप्ट कर रही है। और आरबीआई ये कहती है कि हमने ये सारा का सारा गोल्ड सुरक्षा के लिए रख रखा है। अब आप मुझे ये बताइए, भारत के अंदर जो वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है, जितनी भी सेनाएं हैं, क्या ये झक मारने के लिए जो इन लोगों ने अपना सारा गोल्ड वहां इंग्लैंड भेजा हुआ है? तो अब इन लोगों की तैयारी क्या चल रही है, जिस प्रकार से आपको याद होगा 1933 में अमेरिका में क्या हुआ था, कि अमेरिका के पास जितना भी सोना था, इन्होंने क्या किया था, जब सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए अमेरिकी जनता का सारा सोना जब्त कर लिया, और जिसने ये सोना जमा नहीं किया था, तो अमेरिका ने क्या किया था, $100 का जुर्माना या 10 साल की सजा या दोनों कर दी थी। 1933 में ऐसा अमेरिका में यह हाल हुआ था। ऐसा ही सेम अब भारत में होने वाला है, क्योंकि उन लोगों की जो वो वैश्विक षड्यंत्रकारी हैं, उन लोगों को ये पता है कि जो भारत की जनता, जिनको ये वैश्विक लुटेरे लूट नहीं पाए या बैंक नहीं लूट पाई, लगभग जनता के पास 25,000 टन सोना का अनुमान है। जो सोना 10 साल की गुलामी के दौरान, मुस्लिम हजारों सालों की गुलामी के बाद या फिर अंग्रेज नहीं लूट पाए, तो वो अब क्या है, उनकी नजर हमारे इस गोल्ड पर है। जैसे अभी एक बहन कह रही थी कि आप गोल्ड ले लीजिए, इस नोट जिनके अभी बैंक में रुपया है उसके बदले आप गोल्ड खरीद लीजिए, तो वो उसका भी पूरा का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। अभी वो कोई ना कोई ऐसा कानून लाने वाले हैं कि आप मजबूर हो जाओगे, जो आपके पास जितना भी गोल्ड है घर में, उसको जमा करवाने के लिए। तो ये जैसे अमेरिकन जनता का सोना एक बार बैंकों ने कब्जा किया और उनके कभी वापिस ही नहीं मिला, और ये 5 देशों की जनता के साथ हो चुका है, वही भारत की जनता के साथ होने की अभी संभावना है। क्योंकि आज भारत सरकार को जो कुल विदेशी मुद्रा का भंडार है वो $460 बिलियन है, और आज भारत का जो विदेशी कर्ज है वो $620 बिलियन का है। इसलिए रचना बहन कह रही थी ये सारा सिस्टम खुद ही कोलैप्स करने वाले हैं, हमें इसको ध्वस्त करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसको पूरी तरीके से कोलैप्स करने वाले हैं, और ये खुद कोलैप्स होने वाला है।
इसीलिए आप सभी को पता होगा ये जो जोरों से लेके आ रहे हैं सीबीडीसी को। आप अच्छे से जानते हो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्योंकि जहां से ये सीबीडीसी जब आ जाएगी तो ये रुपया शब्द को बदलकर वो वहां पर नाम यूज कर रहे हैं ई रुपया, और जहां ई रुपया का नाम आता है वहां पर आपका ये अधिकार खत्म हो जाता है कि रुपया कहते किसे हैं। ये तो आपको पता है कि रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड को कहते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो सीबीडीसी के आने के बाद, पूर्ण रूप से उसे लागू होने के बाद, ये पूरी की पूरी तरीके से ये इस जो इन्होंने ये गलती करी हुई है हिस्ट्री में, उसको ये सुधारना चाहते हैं। और इसका ये सीबीडीसी का पूरा 109 देशों में ये लागू कर चुके हैं, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और इसका जो पूरी तरीके से अभी इनका यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उसके जिसके अंतर्गत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा 2030 के अंतर्गत जो विश्व सरकार और विश्व बैंक विश्व करेंसी के रूप में ये पूरी तरीके से ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अपनाने वाले हैं। पूर्ण रूप से जो करेंसी है पूरी तरीके से डिजिटल करने वाले हैं, ऐसी इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसीलिए हमने 19 नवंबर को ये रैली रखी है। ऐसी मतलब मुझसे बहुत से पॉइंट छूट गए हैं जो मतलब संभव नहीं है समय का अभाव होने के कारण। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के पास जब हम एसपी के पास गए, मैं खुद गया हूं एसपी के पास, डीसी के पास, कमिश्नर के पास और ये एसएचओ के पास, इन सब के साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। जो एसएचओ कंसल्ट कर चुका है अपने वकीलों के साथ, जो इनके सरकारी वकील होते हैं, उन लोगों के पास कुछ जवाब नहीं है। कमिश्नर के पास जब हम मिले थे, राकेश आर्य है इधर फरीदाबाद में, फरीदाबाद में मैं उनसे खुद मिला हूं। और उस राकेश आर्य के पास भी जब हमने उनसे ये कहा कि आप हमारी एफआईआर कीजिए, तो वो एफआईआर करने से मना कर देता है, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते हैं, वो पर्सनली हमसे ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये हमारी बेल्ट का सवाल है, ये हमारी नौकरी का सवाल है। हम क्योंकि उसमें जो हम आरोप लगाते हैं, सीधा का सीधा आरोप ये लगाते हैं कि ये जो बैंक है, ये आरबीआई जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, ये बैंक नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। और उनके साथ हम वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो ये आरबीआई है, ये पूरी की पूरी रोथचाइल्ड ही आज इसका मालिक है। ये प्रूव करके हम भेजते हैं, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती है। अभी हाल ही में गुड़गांव वाला केस था, मेरे पास कमिश्नर ऑफिस से कॉल आती है, तो कमिश्नर पर्सनली ये मुझसे ये कहता है कि आप यहाँ मिलने के लिए आओ। और जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो वो मध्यस्थता की बात करता है कि हम अधिकार ही नहीं है पैसे पर केस लड़ने का या एफआईआर करने का। तो हम उनसे वो कहते हैं कि इस पे तो कोई धारा ही नहीं बनती। जब हम उनसे ये कहते हैं कि इसमें धारा तो 489 बन रही है, आईपीसी की धारा 230 से 254 तक ये फंस रहे हैं, तो आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? तो डायरेक्टली ये मना कर देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, और वो लिखित में भी नहीं देते हैं इस बात को। और हमारे साथ यही हो रहा है। एक भाई ने ये बताया था कि जो लगभग 10-20 लाख का जो कर्ज है उसको बैंक इतना ध्यान नहीं दे रही। जैसे ही कोई बड़ा करोड़ों का कर्ज हमारे पास आएगा तो मीडिया को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बातें हमारी सुननी पड़ेंगी। और इसीलिए ये हमारी तैयारी है कि जिस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग समझे हुए हमारे साथ खड़े हो गए इस पूरी की पूरी व्यवस्था को समझने के लिए, तो आप यकीन मानिएगा ये एक हवाई गुब्बारा है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे फोड़ने के लिए केवल मात्र एक सुई की ही जरूरत है। जितना बड़ी हम इनकी इस व्यवस्था को समझ रहे हैं ना, कि इन लोगों ने हमारे ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है और इसलिए ये हमारे ऊपर हावी है क्योंकि हम इनके वैश्विक षड्यंत्रों के खिलाफ जागरूक नहीं है, हमको पता नहीं है, और हम मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं है। इसीलिए ये हमारे ऊपर हावी हुए पड़े। ये इनका पूरा का पूरा महल एक ताश के पत्तों की तरह है, बस मात्र छोटी सी ठोकर मारने की जरूरत है, ये पूरी की तरीके से खुद बर्बाद होने वाले हैं। इसीलिए अब जो तैयारी है, आपने ये बात कही, जब ये पूरा सिस्टम खुद ही कोलैप्स करने वाले हैं, तो इस सिस्टम को कोलैप्स होने के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था कैसी होगी, हम उस व्यवस्था के ऊपर काम कर रहे हैं। कि जब ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने, आपको पता होगा कि भारत के पास लगभग लगभग 118% कर्ज है, और आपको याद होगा 118% कर्ज पर श्रीलंका पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, बर्बाद हो गया था, लेकिन भारत अभी भी बचा हुआ है। तो इसीलिए ये जब भारत जिस प्रकार से श्रीलंका कोलैप्स हुआ था
उन्होंने श्रीलंका को उठाने के लिए फिर उन्हीं लोगों ने हेल्प करी थी। जिस प्रकार जब भारत का जो ये सिस्टम है पूरी तरीके से जब कोलैप्स होगा, तो वो लोग फिर से हमें खड़ा करने के लिए वो हमें ऑफर करेंगे। तो उस समय हमें ये तय करना होगा, उस समय तक हमें अपनी नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी इनके पैरेलल, कि हम जो इनको चैलेंज कर सकें, उनकी जो व्यवस्था को हम अपनाए नहीं। तो इसीलिए ये जो 2030 तक इनका एजेंडा चला हुआ है, ये इसमें पूरी तरीके से ध्वस्त होते जा रहे हैं। ये बौखलाए हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। ये जो सबसे ज्यादा लोग डर रहे हैं, वो इसी चीज से डर रहे हैं कि अब लोग हमारा जो ये षड्यंत्र चला हुआ है, इसको समझने लगे हैं। क्योंकि इस चीज का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत ये है, हम लोग जब अपनी 3 दिवसीय ट्रेनिंग करते हैं, तो उसको कैंसिल कराने के लिए सीएम ऑफिस से कॉलें आती हैं कि जनता सरकार मोर्चा का यहाँ पर प्रशिक्षण सत्र नहीं होना चाहिए। वहां सीआईडी और वहां पर पुलिस को भेजकर हमारे ये पूरे के पूरे जो अभी प्रशिक्षण सत्र चले हुए हैं, इनको कैंसिल कराते हैं। तो अभी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप इन रचना बहन से आप कंसल्ट कीजिएगा, इनसे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं, इनको पूरी नॉलेज है इस रुपए के बारे में। ये मुझसे भी अच्छा आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगी, क्योंकि मुझसे कुछ पॉइंट छूट गए होंगे। और बाकी बस यही था मेरा। तो आप इन सभी चीजों को समझिए, और इस जो ये नई विश्व व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं, इसको हम आराम से ध्वस्त कर सकते हैं। केवल समझने की और जागरूक होने की जरूरत है बस। ठीक है, धन्यवाद जी। यस, सोशल वर्कर के जो नेम से है मैम, प्लीज बोलें। जी नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। अ, रचना मैम और अभी सोमदेव जी ने जो कुछ कहा, उनका मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं, और पूरे आदर के साथ जो इस काम में लगे हुए हैं वो लोग, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी की तरफ हम सोचते हुए जब हम देखेंगे, तो उसका एक दूसरा पक्ष आता है, नेगेटिविटी। तो नेगेटिव सवालों पर भी चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी सोमदेव जी ने कहा कि हमें 1 लाख या 10 लाख, जो भी उन्होंने कुछ रखा है यहाँ पर, कि इतने लोग हमें मिल जाए तो हम ये व्यवस्था ध्वस्त कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आपकी विचारधारा के अनुसार ये ठीक हो सकता है। लेकिन उसी वक्त अगर हमारे देश में अगर देखा जाए, तो 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग में मान लीजिए 40 करोड़ लोग जिनका बैंक में अकाउंट ही नहीं है। बाकी के लोग जो है, उसमें से कई गरीब भी होंगे, जनधन खाता धारक भी होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे, मान लीजिए 50 करोड़ लोग होंगे 140 में से 50 करोड़ लोग, जिन्होंने अपने लॉकर्स में कुछ अपने गहने रखे हुए हैं, कुछ अपने बहुमूल्य सामान रखे हुए हैं। अब अगर इनको जागरूक किए बिना ये अगर 1 लाख लोग या 10 लाख लोग लेके ध्वस्त करेंगे, और ये बैंक जो रातों रात ये कह रहे हैं कि ये बैंक भाग जाएगी, क्योंकि किराए पर रहती है, अपना सामान लेके भाग जाएगी, तो एंड ऑफ द डे खासकर ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? जिन्होंने अपने सोना, हीरे, जवाहरात जो कुछ भी है, उनके जो पेपर्स है, जो कुछ है, वो सब लेके, जैसे अंग्रेज भाग गए थे, ये भी भाग जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने के लिए ये एक परसेप्टिव से आप सोचिएगा, मैं कोई मतलब उनका मोरल डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सोचिए, हमारे सबसे पहले फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपना रुपया छापा, अपनी एक आर्मी खड़ी करी, उधम सिंह, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इनके साथ ऐसे कई लोग होंगे जिनके हम नाम भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने देश के लिए लड़ा। वो क्या हुए, आज भी जब सिलेबस में सिखाया जाता है तो वो दहशतवादी थे, आतंकवादी थे। तो भाई, ये सरकारें आपको कैसे छोड़ देगी? जब तक कि इनके नाक तक पानी नहीं आता है, वो आपको छोड़ देंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो बैंक सिस्टम अपने आप में खुद ही बंद होने वाला है। अगर अपने अपने शहरों में आप देख रहे होंगे, तो जितने पहले एटीएम्स थे, अभी वो एटीएम्स बंद हो रहे हैं। जैसे पहले, मतलब 10 साल पहले या 15 साल पहले, हर जहां पर कॉइन बॉक्स हुआ करता था टेलीफोन का, अब नहीं है।
कहीं दिखाई भी नहीं देता। इसी प्रकार जो एटीएम्स है वो भी बंद हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी जो सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट है वो उनको 3 साल बाद अगर लागू करना है या बंद करना है, 40% पर कुछ चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, 100% करने के लिए क्या हम तो उसको पुश नहीं कर रहे कि आप जल्दी से बंद करो, ये नोटें बंद करो और आप भाग जाओ और सीबीडीसी जो डिजिटल जो करेंसी है डिजिट यहाँ वहां देंगे। क्या परसेप्शन में सारी की चीज चल रही है? क्या हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए? माफ करना, मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव सवाल खड़े कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले कोई हमारे साउथ इंडियन भाई थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक ही जो करेंसी पेपर होता है उस पर वो करेंसी छापते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस नोट पर लिखा हुआ है 2 रुपए से लेके 2000 तक, अगर किसी के पास है कोई भी नोट निकाल ले और उसमें गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? वो तो नहीं है, क्योंकि 1 रुपए पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी के नोट पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसकी ओर इशारा कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 जून 2023 का डीएनए डेस्क का रिपोर्ट है, नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक नोट प्रेस से खबर चली थी, 8,810.65 मिलियन नोट छापे गए थे और 7,260 मिलियन नोट ही बैंकों में पहुंचे, बाकी के नोट कहां गए? तो ये इस तरह से जो राजनीति वाली चीजें होती हैं ये तो कर ही रहे। कहने का मतलब यह है कि ये मगरमच्छ है और ये कभी भी आपको दबोच सकते हैं। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है कि आप एसीपी से मिले, डीसीपी से मिले, कमिश्नर से मिले, वित्त मंत्रालय से मिले, शशिकांत दास से मिले, ये सारे के सारे नौकर ही है। एंड ऑफ द डे आप भी जानते हो कि सेंट्रल फेडरल बैंक क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, रॉथशाइल्ड क्या है। तो इनके साथ साथ ठीक है बाकी के अपने देश के लोगों का नुकसान ना हो इसके अंतर्गत जाना चाहिए। और क्या ये लोग अपने मानेंगे कि कहे कि तू अपराधी है, तूने खून किया है, तू हत्यारा है, अपने आप गले में फंदा डाल और फांसी लगा ले? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अपने आप को बचाने के लिए रिवर्स फोर्स लगाएगा आपकी तरफ। मेरे और भी सवाल होंगे, मैं हैंड रेस कर लूंगा, काफी लंबा सवाल हो गया। और भी मेरे पास सवाल है, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूंगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो जो सर ने कहा, इनके जो भी क्वेश्चंस थे कोई आंसर देना चाहेंगे? और यस, मीनल जी भी बीच में कुछ कह रहे थे। चैट में भी एक ऑप्शन है, सविता दी का क्वेश्चन है कि फिर वो गोल्ड और वो बहुत सारा मनी अब हम घर में तो नहीं रख सकते हैं, रखना तो हमें बैंक में ही होगा, और अगर बैंक की नीयत उसको भी ले लेने की है तो फिर उस स्थिति में हम क्या करें? क्योंकि जमीनें बहुत ज्यादा महंगी, करोड़ों की हैं, करोड़ों रुपया तो हमारे पास नहीं होता है, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक की होता है हम लोगों के पास में। इसका फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी जरूर बताइएगा। और यस, उपेंद्र भाई का हैंड रेज है। यस, प्लीज अभिषेक भी अनम्यूट का ऑप्शन दें, और अगर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं। जी जी, मैनेजर म्यूट करो। मेरा सवाल इतना ही है कि ये लोग वाला जो बात है, ये लोग यानी पार्टी स्पेसिफिक है या कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो उनको ये लोग ऐसा संवेदन कर रहे हैं, वो मुझे जानना है। दैट इज वन थिंग। और विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ ऑल दिस सिस्टम, अगर बॉटम लाइन में अगर आम आदमी को अगर सोचना है तो अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो गोल्ड ले लो, या किसी के सर के ऊपर लोन नहीं है तो लोन, बहुत सारा लोन लेके बैठ जाओ। एनीवे उसको मतलब एटलीस्ट एंजॉय तो कर सकते हैं। ये मेरा टेक अवे है और पहला जो एक क्वेश्चन है।
So am I right on these both the points? थोड़ा सा क्लैरिटी कोई भी दिया तो I will be more happy. रचना जी बताइए, रचना जी हैं? रचना जी, हाँ जी। उपेंद्र भाई, वो 1 करोड़ का तो लोन बोल ही रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ का कोई लोन ले तो जाके इनकी मैट्रिक्स टूटे और पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए, जहां तक मैं समझ पाई हूँ। रचना जी बोलिए, थोड़ा सर का क्वेश्चन हाँ, है। ये जो अभी जो सोशल वर्कर के नाम से है ना, इन्होंने इतने सारे सवाल पूछ लिए कि मैं भूल ही गई इनका सवाल क्या है, क्योंकि वो सवाल के बीच में डिस्क्रिप्शन भी चल रहा था। तो मुझे बस एक ही बात याद रही कि हम उनको नेगेटिव करने के लिए वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो सीबीडीसी जल्दी से लाएं। ठीक है, ये बात मुझे याद रही, बाकी मैं आगे पीछे की भूल गई हूँ। तो ये बात हमने भी सोची थी, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोची। तो लेकिन अगर वो तो लाना ही लाना है, अगर हम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वो तो तब भी लाना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोगों को जगाना या बताना बंद कर दे। जो चीज हमें पता चली है इतनी स्टडी के बाद, हमारे पास पूरा का पूरा ऐसा वो है कि पूरी दुनिया में उससे क्रांति आ सकती है, तो उनको तो लाना ही है। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि वो सीबीडीसी ले आएंगे इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। क्या पता वो ध्वस्त करने का जो बोलते हैं ये प्रवीण जी कि क्रैश हो जाएगा, इसका कारण हम ही बन जाए, ये भी तो हो सकता है। और लोगों की अवेकनिंग ही कारण बनती है कि क्रॉटन सिस्टम को खत्म होने का और नया बनने का। वो अपने आप चीजें नहीं होती हैं। और बाकी इसमें मैं सोमदेव भाई से बोलूंगी कि वो बताना बोले आगे जो भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो उनके सवाल ही भूल गई, इतनी लंबी उसमें मैं सवाल ही भूल गई उनके क्या थे। तो बाकी वो बताएंगे। सोमदेव भाई बोलिए अगर आप हैं तो यहाँ पे। रचना मैम, मैं ये जी कह रहा था मैं जी ये कह रहा था अ, देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप जो एक पहलू रख रही है, मैं इसको आपको अपोज बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैं कुछ एक अलग दूसरी से या सिक्के के दूसरे पहलू से सोचने की बात कर रहा था कि इससे आप सोचा जाए। आपके काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक बात होती है कि हम जिस सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं उसका मंत्र भी है। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम से लड़ना चाहा। जब आप लड़ने की बात करते हो तो लड़ना मारना और मारने से होता है। तो क्या आप 1 लाख या 10 लाख लोगों के साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो? क्या आपके पास वो फुल प्लान है कि हाँ हम ऐसा करेंगे और ये भाग जाएंगे हमें बिना कुछ हार्म और डैमेज करे हुए? ऐसा कुछ आपके पास प्लान है? अगर है तो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल रचना। प्लान है। हाँ बोलो बोलो। आप बोलिए पहले। नहीं नहीं, तुम बोलो। हाँ, मैं सबसे पहले तो इस भाई को ये बताना चाहूंगा, जो मैंने 1 लाख लोगों की बात करी है ना, वो मैंने 1 लाख लोगों की बात इसलिए करी है क्योंकि अदालत भी हमारी बात को नहीं सुनती है। तो 1 लाख लोग जब अपनी जनशक्ति दिखाएंगे तो अदालत को बातें सुननी ही पड़ेगी। और रही दूसरी बात, हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम लड़ाई रोथचाइल्ड से लड़ रहे हैं, क्योंकि रोथचाइल्ड का नाम लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस चीज की हमें पता है। और पूरा का पूरा रोड मैप तैयार हुआ पड़ा है कि किस प्रकार से क्या करना है। और इसमें जो बात आ रही थी कि एक इन्होंने सवाल किया था कि जब 1 लाख लोगों को, तो चल मान लीजिए आपने समझा दिया और वो 1 लाख लोग समझ गए और बैंक क्रैश कर गए, आपने उनका सिस्टम पूरा ध्वस्त कर दिया, तो फिर जिन लोगों का गोल्ड उसमें रखा हुआ है उस गोल्ड का क्या होगा? अगर इस सिस्टम को हम कोलैप्स भी नहीं करेंगे तो बहुत जल्द 2-3 सालों में, अगर इनको हमने नहीं रोका, आपको सबको पता है क्या करने वाले हैं, तो वो वैसे भी खुद ही इसको ध्वस्त करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीबीडीसी कोई अलग धातु तो है नहीं है जिस एक ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी करती है। तो इसीलिए उसकी हमें जो बैंक की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, इसीलिए वो इस सीबीडीसी को ला रहे हैं, वो खुद भी ध्वस्त करने वाले हैं। और इसीलिए जितना भी गोल्ड सबका लॉकर में रखा है
वो सारा का सारा डूबने वाला है, बर्बाद होने वाला है। इसलिए रचना बहन कह रही थी जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और हमें पता चल चुका है तो बहुत बड़े लेवल पर क्रांति हो सकती है। और बात आ रही थी इसकी प्लानिंग की, प्लानिंग है इसकी, और बाकी इससे आगे रचना बहन बताएंगी। प्लानिंग न सिर्फ इस चीज की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने मेच्योर माइंड से काम कर रहे हैं। और जिन साथियों ने 20 साल लगा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अंदर अंदर से जाके आर्काइव से, जहाँ पे कि आम आदमी को घुसने की इजाजत भी नहीं होती, तो वो इतने साल से अपने किसी के मन में सवाल ये आया कि 20 साल से क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया। क्योंकि वो ऐसे सही बंदे को ढूंढ रहे थे कि जो उनकी इस मेहनत मेहनत को सार्थक दिशा में ले जा सके। और जब वो मिस्टर बलहारा से संजीव शर्मा जी ने उनको मिलवाया, तो उनको लगा कि इस आदमी के पास पूरा रोड मैप तैयार है व्यवस्था परिवर्तन का, यही वो सही व्यक्ति है जिन्हें मुझे अपनी पूरी जानकारी और मेहनत सौंप देनी चाहिए। तो हमारे पास रोड मैप न सिर्फ की फाइनेंशियल सिस्टम का है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, हर चीज का रोड मैप तैयार है। हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ ज्यादा लोगों को जागने का और अपनी तरफ शामिल होने का, ताकि हम उसको अमली जामा पहना सकें। ओके। जी, अभी क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकती है? यानी एक साथ पूछने से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। काफी हाँ। जवाब तो मिल गए आपकी तरफ से। तो यानी मैं जितना समझ पाई हूँ, ये जो सोशल वर्कर भी जो बोलना चाहते हैं, और शायद मैंने भी वही बोला कि यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जैसे कॉमन लोग हैं उनको ही पता नहीं है कि ये जो जो फेक है क्या है। वी आर नॉट लाइक, अभी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब में अभी पहली बार सुना है, तो थोड़ा सा शंका दिमाग में तो आएगी। 100% तो नहीं। तो जो लोगों को समझ में ही नहीं आता ये सारी चीजें, तो उनको कैसे समझाएंगे? और उनको नहीं समझाएंगे तो उनका जो भी रहेगा वो सब चला जाएगा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी कि जैसे वो कंपलसरी करेंगे, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये सारा गोल्ड भी जमा करने के लिए कुछ तो भी वो रूल लाएंगे, तो एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो ये जन आंदोलन बोल सकते हैं उसको लाके एस्टेब्लिश क्या करना है? ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगी, उसके बाद क्या? यानी आपने क्या सोचा है कि हाउ कैन वी सर्वाइव? हमने तो सारा गोल्ड भी गवा दिया, पैसे गवा दिए, देन व्हाट वी विल गोइंग टू डू? तो इसके बारे में आपने क्या कुछ तो सोचा रहेगा? जैसे बताया रोड मैप तैयार है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी बता सकते हैं? बता सकती हूँ, पर मैं उससे पहले आपको सजेस्ट करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी, जैसे कि रोहित जी ने भी बोला कि आप अगर पूरी चीजें इन डेप्थ जानना चाहते हैं, जानकारी भी और हमारी प्लानिंग भी, और ये आप कह रहे हैं कि हम लोगों को कैसे बता सकते हैं, तो जो हमारी टीम है वो हर स्टेट पे जाके 3 दिन की ट्रेनिंग सेशंस रखती है। क्योंकि जानकारी इतनी सारी है, ये इतने सारे मुद्दे हैं कि कम से कम 3 दिन हमको लगते हैं पूरी कहानी समझाने में। उसके बाद लोगों को समझ जी में आने लग जाता है, और वो भी शुरुआत होती है बेसिक उन 3 दिनों में। उसके बाद जो लोगों को समझ में आ जाता है कि कहाँ से रिसर्च करनी है, कैसे पढ़ना है, वो चीजों को लिंक करना, डॉट्स को लिंक करना सीख जाते हैं। और जो रोड मैप है उसमें हमारा यही है कि जहाँ ये सारी गड़बड़ी तब शुरू हुई जब से करेंसी शुरू हुई, और करेंसी एक बहुत बड़ा टूल है गवर्नमेंट का हमें कंट्रोल करने का। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में करेंसी सिस्टम होगा ही नहीं। तो या तो जैसे पुराने समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था वो होगा, बट मिस्टर बल्हारा का प्लान है कि हम समय की कीमत रखा करेंगे। कि वो मैंने कहा ना, बहुत आगे तक की बहुत फाइन डिटेलिंग करके हम बैठे हुए हैं, तैयार करके बिल्कुल तैयार बैठे हैं, सिर्फ लोगों के जागने का इंतजार कर रहे हैं। उसी दिन लागू हो जाएगी वो, जैसे ही ये सिस्टम क्रैश होगा और नया बनेगा उसकी हम तैयारी करके बैठे हैं। तो ये है प्लानिंग कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हम तब बताते हैं जब लोग उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये है कि जो भी कोई बंदा काम करेगा, जैसे 3 घंटा किसी के खेत में कोई काम कर रहा है, या 3 घंटा किसी ने हथकरघा से धागा बुना या कुछ भी किया, हम ये मान के चल रहे हैं ये उस टाइम की बात है जबकि हाँ एनर्जी क्राइसिस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और मशीनें हमारे पास नहीं होंगी, तो कैसे हमारा जीवन होगा। तो ये 3 घंटे जो काम करेंगे उसके ऐसे कीमत, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एक कीमत रख दी कि 3 घंटे में आपको इतना अनाज मिलेगा। जिसके पास अनाज है, आप उससे जाके एक कोई रसीद इसी तरह से दी जाएगी कि इन्होंने 3 घंटे काम किया और आप इसके बदले में ये हासिल कर सकते हैं। किसी ने 7 घंटे काम किया, उसकी इतनी वैल्यू, आप उसके बदले में ये हासिल कर सकते हैं। ये अभी तक हमारा प्लान है। लेकिन कुदरत सबसे बड़ा प्लान तय करने वाली होती है। हम सिर्फ एक ड्राफ्ट बना के बैठे हैं, आगे कुदरत हमसे क्या करवाएगी हम नहीं जानते हैं।
दूसरी बात कि जो ये कह रहे हैं कि रॉथस्child वगैरह ये सब है, बिल्कुल अवेयर है, वो बार बार अपनी वीडियोस में बोलते भी हैं, उनको चिंता भी होती है कि मेरे को कुछ हो गया तो फैमिली को कौन देखेगा। ये जाहिर सी बात है कि जो आदमी इस लेवल की बात सोच रहा है और वो उसने ये सब भी सोचा होगा। और यहाँ पे मैं ये मानती हूँ कि सारे स्पिरिचुअली अवेकन साथी जुड़े हैं इस ग्रुप में। मुझे ये जो मिस्टर सोशल वर्कर हैं, क्या ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं? क्या ये प्रवीण जी को फॉलो करते हैं? मैं ये जानना चाहूंगी। आप किस स्पिरिचुअलिटी तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आप किस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही मैंने जो पूछा हैं? पहले वो वो तो मुस्लिम बता धर्म दीजिए से कि क्या आप प्रवीण जी को फॉलो करते हैं, क्या आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। क्या ये मैंडेटरी है कि प्रवीण जी को फॉलो करना ही है? सोशल वर्कर जी, मैंने ये नहीं कहा एक्सेस में कि अर्चना जी, मैंडेटरी है, अर्चना जी मैंने 1 मिनट, पूछा है। अर्चना जी जी 1 मिनट। सो जो आइडेंटिटी देने दिखाने के लिए डर रहा है, उनको आपको कुछ आंसर करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर रूट मैप एंड ऑल। इतना लेडीज भी आइडेंटिटी दिखा रहा है, आप एक आदमी हो के आप अपना आइडेंटिटी छुपा के रख रहे हो। हम सब लोग एक बार के लिए कैमरा खोलने के लिए भी बोला था, एवरीबडी हैज ओपन द कैमरा। आप अपना आइडेंटिटी देने के लिए इतना डर रहे हो, आप क्यों छुप के रह रहे हो? कहीं रोथschild का एजेंट तो नहीं हो? इट इज नॉट सही पकड़े हैं। लेडीज भी अपने कैमरा खोल के अपना सामने आ रहा है, आप इतना डरे हुए, आप नेगेटिव का बात इतना पूछ रहे हो। एंड प्रवीण जी, हम सभी, हम ऑलमोस्ट 90% हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। वी आर डिस्कसिंग समथिंग। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन योर माइक, यू कैन एग्जिट द ग्रुप। आप मुझे देख रहे हो? मैंने कब से, मेरा माइक बंद था, मैं तब से बोल हाँ, रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं, कम, यस आई नो यू, व्हाई डोंट यू कम डिस्क्लोज योर नेम? ओके। नहीं, आप अपना नाम दिख रहा है, मैं क्यों डर रहे हो? हम डिस्कस कर रहे हैं समथिंग, यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग, शी इज रेडी टू आंसर। आप अपना नाम तक फेस छुपा रहे हो, नाम छुपा रहे हो, व्हाट इज दिस? अच्छा, ये फेस, आप, मेरा फेस नहीं दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है, अभी इतना मैं बोलने के बाद। कितना बोल I'm sorry, I'm talking little rudely because you are hiding yourself, everything, and you are questioning so much, and you are asking the route map, everything you are asking, you yourself not disclosing your name. देवेंद्र बल्हारा जी को बता दीजिए, वो जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ठीक है, उनको जानते हैं तो उनसे बात कीजिए ना, उनसे बात कीजिए। जो करना है उनको बंद करने के लिए बोलिए, उनको डराइए, धमकाइए, कोई बात नहीं। आप सुनिए, मैं अभी ये पर्सनल हो रहा है, ये पर्सनल नहीं होते हुए मैंने सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की जितनी जनता है ना, उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि निगेटिविटी, देखिए दो चीज होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर आप कहेंगे कि पॉजिटिव ही बात करनी है तो फिर इसका कोई सोशल वर्क का ये नहीं है। अभी ये एजिटेशन आए नहीं आए, बैंक से कोलैप्स होना ही होना है, एंड सीबीडीटी आना ही आना है। करेंसी टोटल ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, इसलिए तो ये भी मैं बोला हूँ 50,000 से ज्यादा यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन। अपना पैसा निकालने के लिए ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं, अब करो ना करो, यू कैन नॉट विड्रॉ। नेक्स्ट टाइम मोदी जी आएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे, टोटल करेंसी बंद ही हो जाएगा। लिख के रखो। एक्चुअली सर यहाँ पे हम लोग 50,000 रुपए जब बोल रहे हो ना आप, 50,000 बोल रहे हो तो वो एटीएम से नहीं निकाल सकते ना, बाकी चेक से यू कैन विड्रॉ ना। वो भी मैम शायद कुछ ना कुछ करके, वो शायद क्योंकि बैंक के पास जब होगा ही नहीं तो वो क्या अगर देंगे ना। करना है, जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं ना कि सोना ले सकते हैं वगैरह, तो उसके ऊपर भी कैप लाएंगे, तो सोना भी ले लेंगे। अगर मान लो जमीन खरीद लिया, उसके ऊपर कुछ कैप ला लिए, वो भी ले लिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास कि ये सब ना कर पाए? या सोल्यूशन अभी प्रोवाइड, मतलब पूछते हैं हम लोग। मैं बस यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि जो सोशल वर्कर के नाम से जो सर हैं, जो वो कह रहे थे, एक्चुअली ये बात अगर मैं अपने घर के मेंबर को भी सुनाऊंगी ना, तो थोड़ी देर बाद में वो भी कह देंगे तुम क्या फालतू बात सुन रही हो। सबके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वो इस जो भी चल रहा है उससे वो अटैच्ड हैं, और उनको भरोसा है कि नहीं बैंक कभी कोलैप्स नहीं होगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हमें लेके चलना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने जैसा नहीं है। हम यहाँ सिर्फ समझ को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। एक्सेप्ट करना नहीं करना हमारा फ्री विल है, तो हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। हम यहाँ बैठ के
अपने क्वेश्चंस दे रहे हैं और उनके आंसर मांग रहे हैं, राइट? तो इसको प्लीज कोई पर्सनल ना ले, और ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कोई चैनल है, टीवी चैनल, न्यूज चैनल, और यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं या समथिंग। नहीं, हम लोग एक अवेयरनेस को लेके आ रहे हैं, और जो सच्चाई है वो सामने कुछ ही टाइम में आने ही वाली है। फिर सब मान ही लेंगे कि अरे ये उस दिन हमने डिस्कशन किया था, देखो ऐसे ऐसे हो गया। तो आज जो आप ग्रहण कर सकते हैं वो ले लीजिए, आगे के लिए अवेयर हो जाइए कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, संभव है कि आए, संभव लग ही रहा है कि आएगी, तो ये सब चीजें सामने आना ही है। तो यस, मीनल जी का जो क्वेश्चन था, प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। नाउ हम लोग सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। या जी, क्या तो क्वेश्चन था इनका? जी मीनल मैंने जी ये बोल रही थी कि पूछा जब कि या प्लीज मैम हाँ, पूछें। तो ये जो है कोई कोई भी तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने गोल्ड खरीद लिया, तो वो गोल्ड भी लेने की कोशिश करेंगे। या मान लो हमने जमीन ले ली, एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसमें भी कुछ लॉ लेके उसके ऊपर भी कुछ कैप लगा दिया, या जमीन ले लिया वगैरह कुछ। अगर अगर ऐसा हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये थोड़ा सा लगा था मुझे। सॉल्यूशन एक ही है जी, क्रांति, सड़क पे उतरना पड़ेगा। मैं कुछ बोलूं? मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। जैसे कि हमारा चैनल आध्यात्मिक चैनल है, पत्री सर बोलते हैं कि हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, तो हम सहजता से नए युग के निर्माण के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि प्रवीण सर बोलते हैं, तो हम अपनी डिविनिटी को भी चाह सकते हैं, उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी तो युग परिवर्तन का ही एक हम क्रांति के बारे में ही क्यों सोचे, युद्ध के बारे में ही क्यों सोचे? हमें डिविनिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं भी वही पहले सोच तो मैं रही आपको थी। बता दूं कि फिर एक इधर मुझे बहुत गलत फहमी है कि क्रांति और युद्ध एक ही चीज नहीं होती। ठीक है, युद्ध जो है वो पावर के लिए किया जाता है, पावर पाने के लिए। क्रांति अपने अधिकार पाने के लिए की जाती है, और उसमें मारपीट हो, हिंसा हो, ऐसी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने किसान आंदोलन देखा 13 महीने का, बिल्कुल शांति से रहा, उसको आप क्रांति कहेंगे या क्या कहेंगे ये आप सोचिए। ठीक है ना? लेकिन वो बैठे रहे, वो एक अपना अधिकार मांगने की, अपनी पावर याद दिलाने की, सत्ताओं को, वो एक तरीका होता है। बाकी सबके पास अपने तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वंशिका जी को कि अभी मैं अपने ग्रुप में मेडिटेशन की पावर भी बता रही हूँ। अभी तक हम सिर्फ क्रांति के रास्ते पे चल रहे थे, विरोध के रास्ते पे चल रहे थे, आरटीआई लगाना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। अभी मैंने उनको ये टूल भी बता दिया है, तो वो तो आपके हाथ में है कि आप कैसे करें। दूसरी बात, प्रवीण जी जो बोलते हैं कि ये सब होने वाला है, और जो वो कर रहे हैं बल्हारा जी, तो आप ये देखिए कि दोनों चीजें आपस में बिल्कुल मैच कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के अपने आप चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना या माध्यम तो बनता ही है ना उसका। तो हम वो माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को सच बता रहे हैं। इसके बाद उनके ऊपर है, उनकी चेतना क्या कहती है, किस रास्ते पर चलने को कहती है, वो उनकी मर्जी है। मेरा एक कॉमन मैम मैन की तरफ से यही प्रश्न है जो मीनल जी भी पूछना चाह रही हैं कि फिर अब उस पैसे का क्या करें? ना तो गोल्ड ले सकते हैं, ना कैश घर में रख सकते हैं, तो फिलहाल हम क्या करें, उसको कैसे यूज करें? क्योंकि सेविंग भी तो अब आप लोग के हिसाब से कि वो मिलने नहीं वाली बैंक में जो भी है, तो क्या करें? ऐसे ही जाने दें? ये इसका जवाब ये देंगे सोमदेव भाई। मैं इनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। अनम्यूट इनको कैसे किया जाएगा, सोमदेव को? अभिषेक जी। हाँ रचना बहन, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। सवाल ये है कि कॉमन मैन को हम कैसे समझाएं कि अभी जो उनके पास पैसा है बैंक में, आप लोग के हिसाब से जो आप लोग ने हमें बताया, तो उसमें तो अब गोल्ड लेना भी रिस्की है, मतलब सेफ नहीं है। कैश भी रखना बैंक में सेफ नहीं है, घर पे भी कैश और गोल्ड रखना सेफ नहीं है। तो जो पैसा अभी हमने हार्ड अर्न किया है, सेविंग की है, उसका हम कैसे यूज करें? अच्छा, बाद मैं में तो बताता जाना हूँ ही है। आपको। हाँ जी, हाँ जो जी। असली हमारे पास जो धन होता, धन संपदा होती है, वो होता है जल, जंगल, जमीन और जानवर। आने वाले टाइम में जब हम क्या हो गया? शायद सर की म्यूट हो गया वॉइस गलती ब्रेक से। हो गई है। तो आपको जैसे पता होगा, उन्होंने जमीन ओम की भी सर बात की एग्जिट थी। हो तो गए ये शायद। इंदिरा तो वो इंदिरा ऐसा गांधी है, के जमाने में शायद ऐसा था कि जो जमींदार थे, तो उन्होंने जिसको जिसको जमीन जोतने के लिए दी थी, तो उन सबको
अचानक से ऐसा बोल दिया कि जो जमीन जोतता है वो उसकी हो गई। अगर जमीन भी हमने ले ली तभी भी हमारे पास रुक रहेगी कि नहीं, वो हम क्या, क्योंकि पूरी जमीन, ज्यादा जमीन ले ली मान लो, तो उसको जोत नहीं सकते, हमें किसी को रखना पड़ेगा। तो बट अभी मीनल हर जी, जगह से हम जमीन जमीन कंफ्यूजन में इतनी आ गए। इतनी सस्ती नहीं आती। मैं तो कॉमन मैन की 5 से 10 लाख के रुपए की बात कर रही हूँ कि वो क्या करें, फिलहाल उसको यूज करके खत्म वो कर दे या वेट करें मैं माफी चाहूंगा इवेंट कि का। वो वर्ल्ड टूर नेटवर्क जाते ब्रेक हो? होने की। हाँ जी, हेलो, बोलिए, सुन रही आवाज आ हूँ। रही है जी आपको? जी जी। हाँ, वो नेटवर्क ब्रेक हो गए थे इसलिए कनेक्शन ठीक हो गया था। तो मैं ये कह रहा था, जो जमीन है, असली जो हमारी धन संपदा है, वो जल जंगल जानवर फिर गया और होगा। ये है जमीन। तो इसमें क्या है, आप बता रही थी कि जो गोल्ड होगा, मैंने बताया कि यदि आप गोल्ड खरीदते हो, मान लीजिए आपके पास जो कैश है, वो पेपर करेंसी है, उसको आप तब्दील करते हो गोल्ड में या फिर जमीन में। तो जमीन तो आपके पास बची। हेलो, आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी, आ हेलो। रही जी है, आ बोलो। रही है। हाँ हाँ, इन केस मान लीजिए अगर ये पूरा सिस्टम कोलेप्स होता है, और अगर हम नेगेटिव पॉइंट पे ही बात करें, अगर ऐसा हो गया, तो आप लोगों के पास जमीन तो बचेगी खेती करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। और पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि जब वो लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि लगभग 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड अभी पब्लिक के पास बचा हुआ है, वो खींच वापिस लेना है इनसे। तो रचना बहन ने ही बताया, लास्ट में सॉल्यूशन यही है, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे, क्योंकि सारे हथकंडे हमने अपना लिए, सब कुछ करके देख लिया, सिवाय सड़कों पर उतरने के और चीखने और चिल्लाने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप पूछ रही थी कि हम एक कॉमन मैन को कैसे बताएं, पहले आप उनके सामने ये सारे पॉइंट रखिए और उनको बताइए। अगर वो समझता है तो ठीक है, क्योंकि रास्ता केवल एक ही बचा है क्रांति का। आपको घरों से निकलना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर वो सुनते नहीं है तो चीखना पड़ेगा, उनके सामने चिल्लाना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। और वो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और लोग जाग भी रहे हैं, क्योंकि रचना बहन ने भी आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम वाला जो टूल है हमारे पास, एक केवल लोगों को जोड़ने का और जागरूक करने का टूल है। इसके ही अंतर्गत हम बाकी षड्यंत्र हैं जो उनको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉमन मैन को समझा सकते हो। और और क्वेश्चन ये था कि इसके जो अलावा हमारे आप पास अपने पैसे हैं उसका इसके करें अलावा आप क्या, अपने एरिया इसका भी। में ट्रेनिंग भी। जी बोलिए, कोई बोल रहे हैं, बोलिए। जो जमीन के लिए बता रही थी, ये जो अभी सविता दीदी ने जो पूछा कि ज्यादा पैसे अगर खुद की खेती की जमीन लेनी है तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो इतने पैसे नहीं है, 5-10 लाख है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये पूछ रही थी वो। देखो, 5-10 लाख जो आपके पास अभी पैसे हैं, अभी जो 5-10 लाख जो अमाउंट है, वो कुछ ज्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास करोड़ों रुपए है, 50 लाख, 80 लाख, 30 लाख की रुपया है, जो उनको वो जमीन ले सकती है उनके बदले। क्योंकि अभी इन लोगों को टाइम लगेगा। और आप यदि जमीन खरीदते हो, जमीन खरीदने का पीछे का कारण यही है, अगर ये पूरा सिस्टम कोलेप्स होता है, अभी आपको पता होगा, रचना बहन ने आपको बताया भी होगा, अभी ये लोग फूड क्राइसिस लाने वाले हैं। ये पूरी चीजों को और जो आपके जमीन है उसको भी ये पूरी तरीके से नियंत्रित करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 118% कर्जा होने के बाद श्रीलंका कोलेप्स हो गया था, लेकिन भारत नहीं हुआ। भारत नहीं हुआ क्योंकि भारत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत अपना जो अन्न पैदा करता है, वो खपत से ज्यादा पैदा करता है, इसीलिए। और वो इसीलिए जमीन अपनी जब होगी तो आप अपनी खेती कर पाओगे, आपके पास अपना जल होगा, जानवर होंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए नहीं, जमीन के पीछे का उद्देश्य केवल एक ये भी है, सरकार जब कोई योजना लेके आएगी, आप वो आपको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, उनका आदेश का पालन करना पड़ेगा। और जब आपको उनके नियंत्रण में नहीं रहना है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जो वो लेके स्कीम्स लेके आएंगी, जब आप उनको नकारोगे, तो सरकार आपको जो गवर्नमेंट वो होते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी तरफ से जो भी स्कीम आएंगी वो आपको नहीं देंगे। तो उसके
बाद आपके पास अपनी जमीन तो होगी ना पेट भरने के लिए। असली जो, अब जैसे रचना बहन ने बताया, हमारे पास ऑलरेडी व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसको केवल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे रचना बहन बता रही थी कि वाटर सिस्टम के अगर हम मान लीजिए पैरेलल एक ऐसा समाज तैयार कर देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है सरकार की। अगर एक गांव एक मॉडल के रूप में ऐसा तैयार कर दे कि गांव का पैसा गांव में ही रहेगा और उसमें हम वाटर सिस्टम को, वस्तु विनिमय प्रणाली को फिर से लागू कर दें, तो आप यकीन मानिएगा सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी जब उसको गांव से पैसा नहीं जाएगा या टैक्स नहीं जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी हैं, केवल आपको जागरूक होने की जरूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए हम 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र रखते हैं। हमने क्या किया, 3 दिन हमको लगा कि 3 दिन में हम इन सारी बातों को लोगों को समझा देंगे। हमने 3 दिन भी रख के देखे तो 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं लोगों को इन पूरे जो ये षड्यंत्र चल रहे हुए हैं इनको समझाने में। फिर हमने सोचा कि अब 7 दिन का रखते हैं, तो हमने एक ट्रेनिंग लगभग 300-400 लोगों की 7 दिन की भी करी हुई है। तो तब जाके पूरा ये सिस्टम समझ में आता है कि समाधान क्या है। क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि ना समझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। क्योंकि जब तक आप समस्या को जान लेना ही समाधान है। इसीलिए ऑलरेडी व्यवस्था आप लोगों के पास है, उस व्यवस्था को समझने की जरूरत है, देन आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन आपके हाथ है। जी ये जी, आपने थैंक यू। मीनल बहुत जी, अच्छी मैं बात आपकी की। मीनल जी की मैं प्रॉब्लम समझ गई हूँ जो ये बोल रही हैं कि अगर पैसा कम है तो जमीन नहीं आ सकती। उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी समझ जैसे लोगों को ज्वाइन कीजिए, उन्हें जोड़िए। लोग ये भी कर रहे हैं कि सारा पैसा पूल करके एक जमीन खरीद रहे हैं और वहां पे वो सारे के सारे परिवार शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें ये हो सकता है कि 5 लाख आपके पास है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 8 लाख है। सभी फैमिलीज ने मिलके वो एक पैसा जोड़ा और एक जमीन ले ली और वहां पे वो कॉमन तरीके से रहने लग गए। ये इसका समाधान है। जी जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। अभी इतना बात निकल रही है तो एक और चीज भी, अभी जस्ट जब सर ने बोला कि व्यवस्था जो है, अगर हमारी तरफ से टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला। तब उसके उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो जो बेसिक, जो हमारा जो, जैसे मान लीजिए आर्मी वगैरह को तो पैसा नहीं दे पाएगी, तो हमारे हमारे देश पे खतरा नहीं हो जाएगा? हम सरकार का टैक्स नहीं देंगे या वॉटेवर जो भी कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर ये तो रहेगा आर्मी वगैरह। क्योंकि हमारे तो चारों तरफ, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश है, तो सब जगह से हमें तो तकलीफ होगी। सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो हमारी सुरक्षा कैसे रहेगी हमारे देश की? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार को आपकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको असुरक्षित करने का ही काम करती है हमेशा से। ठीक है, लेकिन लगता हमें ऐसे कि वो हमारी सुरक्षा कर रही है, तो इसकी चिंता उसको ना कभी पहले थी ना आगे होगी। आगे तो बल्कि ये नाटो वगैरह दूसरे देशों की आर्मी भी लाने वाले हैं हम पर छोड़ने के लिए ऐसे कि जो जब तक हम इनकी बातें नहीं मानेंगे, जैसे जैसे इधर से विद्रोह पनप रहा है, इनका डर बढ़ता जा रहा है डार्क फोर्सेस का। लेकिन हम अब मैं दोनों चीजों को कंपेयर करके देख रही हूँ, दोनों चीजों को बहुत बारीकी से नजर रखी हुई हूँ मैं। क्रांति वाली भी जो सड़क पे हो रही है, जमीन पे लोगों की अवेयरनेस, और स्पिरिचुअली जो घोषणाएं हो रही है, दोनों को। तो दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं कि डार्क फोर्सेस कमजोर पड़ती जा रही है और मानवता जो है जाग रही है। तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, जितने भी उनके प्लान्स हैं, फूड क्राइसिस है या जो भी है, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और यही चीज अब हम ट्रेन भी करते हैं अपने साथियों को, जब वो कॉन्शियस मेडिटेशन करते हैं कि रियलिटी क्रिएट करनी है। और इसका कारण लेकिन हमको खुद बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम बैठे बैठे सिर्फ ऐसा सोचते रहें और कुछ करें नहीं। तो तरीका यही रास्ता है। और आर्मी वगैरह तो सब हम कोशिश करते हैं, बल्कि हमने ये भी प्रयास किया है कि पुलिस को हम समझाते हैं, पुलिस के लोगों से बात करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी तक हो भी रहा है। तो उन लोगों को भी बात समझ में आने लगी है और उनकी नौकरियां भी खत्म हो गई है। अग्निवीर आ रहे हैं, अग्निवीर के बाद ये इंटरनेशनल आर्मी लेके आएंगे। तो हमें अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो ही करते जाना है। वो परिणाम जो है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, वो हमारे ही पक्ष में होगा। जी, और ये जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं कि आंदोलन चला रहे हैं वगैरह, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे ये जो हमारी चैनल चल रही है, तो बेसिक इसकी नेसेसिटी क्या है कि भाई यहाँ पे ये जूम चलना चाहिए, यूट्यूब
पे डालने के लिए इंटरनेट होना चाहिए, ये थोड़ी सी चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, जो अगेन हम उसके खिलाफ है, लेकिन यूज तो उसका ही हो रहा है। ये जो आंदोलन आप चलाने की बात कर रहे हो, या तो फिर आपने किसान आंदोलन की भी बात बताई, तो वहां पे भी सब डेरा तंबू डाल के बैठे थे, खाना वाना जो बन रहा था, तो वो जो है वो कहीं से तो भी फंडिंग हो रही थी, तब जाके ये हो रहा है। तो अभी हम अगर ये सब आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, भले उसके खिलाफ है, तो वो सब कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा नहीं, वो कहाँ से आ रहा है। अभी अभी एक हमारे ग्रुप में साथी ने वीडियो डाली है कि 19 नवंबर के लिए आज बलहारा जी ने लाइव आके एक अपील की थी कि हमको इतना राशन चाहिए 19 तारीख के लिए, इतने गद्दे चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए। तो किसी किसी साथी ने देना शुरू कर दिया, वहां पे वो फोटो डाली उन्होंने कि गद्दे आने शुरू हो गए हैं, बिस्तरे आने शुरू हो गए हैं। जब समाज को ये पता चलता है कि कोई आदमी हमारे हमारे लिए काम कर रहा है अपनी जान जोखिम में डाल के, तो समाज अपने आप सामने आता है। और इसका उदाहरण है अन्ना आंदोलन। वहां पे आपको पता होगा उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन हुआ था। और वो बात हो रहा है कि बाद में वो क्या निकला क्या ऐसे नहीं निकला, पर अभी तक जो जी आंदोलन है हमारा ऐसे ही चल रहा है। हम अपने आप से हर बंदा बिना कहे, जिसके पास जो है वो डोनेट करता है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास समय है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो चीज है, वो सब अपनी स्फूर्ति से, अपनी अंतः प्रेरणा से, अपनी सेल्फ मोटिवेशन से हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो वहां से आता है। जी। ओके। रचना जी, रचना हाँ जी, जी। आर यू देयर? या हाँ जी, रचना जी, टाइम ऑलमोस्ट 11 हो रहा है। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ये सेशन कंटिन्यू चले, लेकिन सब परिवार वाले हैं यहाँ पर। अगर कल आप अपना थोड़ा समय और देना चाहें तो हमारे ग्रुप की और बहुत सारी क्वेरीज हैं जो क्लियर हो सकती है बहुत अच्छे से। और एक और बात बोलूंगी रचना जी, जो आपने सविता जी को दिया कि 5 लाख अगर एक व्यक्ति के पास है, तो मैं जस्ट सोच ही रही थी और आपने वैसा बोल दिया, वो टेलीपैथी भी हमारी काम कर रही है। तो सही कहा आपने, जो बलहारा जी और प्रवीण जी दोनों बोल रहे हैं, ये दोनों अगर मिल जाएं, क्रांति क्रांति के कुछ समय के बाद फिर हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करें, तो चीजें काफी हद तक हमारे हाथ में हो सकती हैं। मतलब युग परिवर्तन की काफी हाँ सारी चीजें। मैं- हाँ, शुरू में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे कि बोल रहे हैं पुल बनने में टाइम लग रहा है। पुल बनने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि अभी लोग नहीं जुड़े हैं उतने, जितने लोगों की आवश्यकता है इस पुल को बनने में। तो मैं वो चीजें, चेतना हमारा कॉन्सेप्ट चेतना बिल्कुल। थोड़ी स्लो जाग रही है। दूसरी बात, मैंने जो ये सोशल वर्कर है इनसे इसलिए पूछा था कि प्रवीण जी को फॉलो करते हैं इस ग्रुप पे सारे लोग, कि प्रवीण जी से जुड़े लोग क्वांटम के बारे में जानते हैं, मेडिटेशन वाले सभी जानते हैं शायद जितने भी जुड़े हैं। तो मैं सबको एक बात बता दूं कि बलहारा जी भी क्वांटम में पीएचडी उन्होंने कर रखी है। उनका मेडिटेटिव लेवल बहुत हाई है, वो टेलीपैथी करते हैं जानवरों और पेड़ पौधों के साथ। तो ये सारा आदेश उनको कुदरत से मिला हुआ है जो वो कर रहे हैं, और कुदरत ही उनका साथ दे रही है। बिल्कुल। तो अंकिता जी, रचना जी अगर परमिशन दें, आप बात करिए, तो कल सेशन कंटिन्यू रखें थोड़ी देर। आई यस थिंक रचना कल जी। छोटी दिवाली है, हम 19 के बाद, दिवाली के बाद रख सकते हैं। ओके ओके, यस मैम। तो हम एक बार आप ही से आपकी मतलब एक डेट हम आपसे पूछ के कन्वीनियंट डेट के हिसाब से आफ्टर दिवाली हम कभी भी ये रख सकते हैं एक बार और, राइट? तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों के और भी अगर क्वेरीज हैं, और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि अभी इस सब्जेक्ट को आप खत्म ना करें, क्वेरीज रखें, क्वेश्चंस रखें। आज आपने जो भी लिया उससे अपनी समझ को बढ़ाएं, और इस चीजों में जितना खुद भी रिसर्च कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि ये एक मौका है, हमें अवेयरनेस इतनी मिली है, तो हम ओपन रहें अपने मेंटल लेवल पे सब मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, और अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं और परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि बिल्कुल जब कॉलेप्स ही हो जाए फिर हम बोले कि अरे वाह वाह, ये तो हमें पता था पहले से, बट हमने किया क्या। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को जरूर एंड करना चाहेंगे यहाँ पे। और अगली बार के लिए मैम आप इनवाइटेड हैं, जब भी आप एक कन्वीनियंट डेट हमें दे देंगी आफ्टर दिवाली, हम ये सेशन फिर से रखेंगे मैम। और ना सिर्फ मैम बल्कि सभी लोग, जैसे जो लोग भी इस पर बात कर रहे थे, जो भी टीम में थे, रोहित सर थे, और भी हम सॉरी मैं नाम शायद सोम सर थे, और जो सोशल वर्कर के नाम से थे, मैं चाहूंगी कि ये सभी लोग फिर से इसमें जुड़ें। और एक अच्छी कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है, बट समय का थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें यहाँ पे हम थोड़ा इसको एंड करते हैं। तो शुड बी एंड? जी, एक मिनट। रचना जी, 19 तारीख को बलहारा जी जो रैली निकाल रहे हैं,
आर यू लिसन ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो रैली हो जाने के बाद हम फिर से एक बार जूम सेशन पे मिले, और जो थोड़ा बहुत उससे और निकल के कुछ आएगा तो वो नई अपडेट्स भी हमें पता चलेंगी, है ना? बल्कि मैं तो अनुरोध करूंगी कि जितने साथी यहाँ से जा सकते हैं वहां जाएं, क्योंकि हमको ये रैली इसीलिए है सरकार को दिखाने के लिए कि इतने लोग जाग चुके हैं और अब तुम्हारी जो धांधली है वो नहीं चलने वाली। तो जितने जा बिल्कुल। सकते हैं वो जाना चाहिए। उसकी रैली प्लीज की थोड़ी डिटेल आप डिटेल्स ग्रुप दे में दी, शेयर कीजिएगा। या मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और एक बात बोलूंगी कि यूट्यूब लाइव पे ये रहेगा, ये यूट्यूब पे रहेगा ये सेशन, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी जानकारी है और लोगों को अवेयर कराने के लिए ये यूट्यूब लिंक जो हमारी आज जो ये सेशन हुआ है जूम पे गोल्डन लाइट एरा पर, ये यूट्यूब लाइव रहेगा। 19 के बाद यूट्यूब लाइव रहेगा, लेकिन ये वाली आज वाली लिंक यूट्यूब पे अपलोड होगी, और इसको बिल्कुल शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों पे शेयर करिए ताकि लोग और ज्यादा जागरूक हों इस विषय पर। थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू टू तो ऑल। सविता जी, आखिर लास्ट हम आपसे करना चाहेंगे मैजिकल लाइंस के द्वारा। ठीक है, मैं आप सभी को अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शक्ति और शांति के घेरे में छोड़े जाती हूँ। आदने मेरे दोस्तों, आदने, बाय बाय, गुड नाइट। Good night all of you. Thank you so much. Thank you. Yeah.